हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। अभी हाल ही में यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ। 125 क्वेश्चन आए और उसमें से करीबन 20 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें या तो आपको मैच करना था, ए को बी से इस तरह से मैच करना था, या आपको जो क्वेश्चन में घटनाएं थी उनको सीक्वेंस में जमाना था, या आपको समथिंग ट्रू फॉल्स या कितने कथन इसमें से सही हैं उस तरह से आइडेंटिफाई करना था। यानी ये वो ट्रेडिशनल जो एक सीधा क्वेश्चन सीधा आंसर होता है वैसे क्वेश्चन नहीं थे। वैसे लगभग 12 महीनों से अलग अलग एग्जामों में इस तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा है और अब लगातार ऐसे क्वेश्चनों की संख्या बढ़ रही है जो साइज में थोड़े बड़े हो जाते हैं। हकीकत में क्या है, ऐसे जो 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, उनको मिला के एक टेबल के फॉर्म में देकर एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया जाता है। पहले जनरली ऐसा इक्का दुक्का क्वेश्चन होता था। आप बुक्स में भी देखेंगे ट्रेडिशनली तो 20 एमसीक्यू के बाद 1 या 2 मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन होते थे, पर अब ऐसा पैटर्न हो गया है। तो फिर ये डिमांड आने लगी कि सर आप ये मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन करा दो। तो मैंने अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन लिए हैं। इसमें मैंने मतलब जनरल से लेके पार्टनरशिप के मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन जो हो सकते हैं और भी बन सकते हैं, पर मैंने अभी 40 क्वेश्चन छांटे हैं। तो मैं 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करा रहा हूं। एक जल्दी से बात कह दूं कि अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं, आपको लगता है कि यार ये हमारे लिए यूजफुल रहने वाले हैं, तो फिर आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा, फिर मैं बाकी सब्जेक्ट्स के भी बनाऊंगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन, सूची 1 की मदों को सूची 2 की मदों से सुमेलित कीजिए तथा सही कूट बताइए। ठीक है। कई बार तो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा आसान होते हैं, क्योंकि अगर आपको 4 पॉइंट है, 4 में से शायद एक भी आता हो तो उस बेस पे सॉल्व हो जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का संबंध किससे है? तो जैसे मुझे याद है, जैसे मैं घर से याद करके गया, AS1 का संबंध डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज से है। तो इसमें से मैंने देखा सामने ऑप्शन दे रखे थे, अकाउंटिंग फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अकाउंट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो मुझे पता लग गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में बताया गया है कि हमने किन पॉलिसीज का पालन किया है। तो आपका ए जो है वो जाके 3 के साथ मैच हो गया। अब यहाँ पे A2 है, गलत हो गया। ये और ये दोनों अभी रेस में है, ये तो कट गया। अच्छा, इसके बाद एक और बात मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, शुरू के क्वेश्चन में हो सकता है समय ज़्यादा ना लग जाए, पर अब जैसे इसमें देखो ये 2 रेस में है, इसमें B1 है, B4 है, इसमें C2 है। यानी अब आपको देखा जाए ना तो C2 पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आपको नहीं भी आता है, आता भी है या नहीं भी आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि C2 अपनी जगह फिक्स हो गया। C क्या था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पहले इसका नाम था अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, अभी इसका नाम हो गया है अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। AS10 का संबंध इससे है। ठीक है, तो ये हो गया। खैर, लेकिन ये मैंने कहा ना कोई मतलब का नहीं था। इसके अलावा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ये तो बहुत काम का है क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में है। अगर मैं RPSC फर्स्ट ग्रेड की बात करूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से रिलेटेड है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपका बी जाके 4 के साथ मैच हो गया। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, ये डायरेक्ट अगर सिलेबस में नहीं भी है तो भी अब आपको पता है कि क्या बचा, क्योंकि इससे पहले आपका C2 सेट हो गया था। तो ABC, अब यहाँ रहा D, 3, 4 और 2 बुक हो गए तो D1 के साथ सेट हुआ। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 का संबंध है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जहां होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मर्ज कर दिया जाता है, तो वहां उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कुल मिला के आपकी बात हो गई A3 B4 आया था इसके अंदर, तो आपका आंसर ये रहा C। तो नो डाउट, मतलब यूं मैंने कहा कि ये वाले क्वेश्चनों को मिक्स करके बनाए जाते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए कभी कभी काम बढ़ जाता है क्योंकि उसे चेक करना पड़ता है, लंबा क्वेश्चन होता है। वैसे भी इसका लेकिन मैं मानता हूँ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, करने में टाइम जो लगता हो, लेकिन साइकोलॉजिकल बच्चा एकदम से कई बार घबरा जाता है। दूसरा एक पैटर्न देखिए, एक तरफ कथन 1 दे रखा है, फिर कथन 2 दे रखा है। कथन 1 में लिखा हुआ है यदि व्यवसाय, कथन 1 में लिखा है यदि व्यवसाय का कोई दायित्व है तो स्वामी की पूंजी कुल संपत्ति से अधिक होनी चाहिए। आपको ये कैसा साउंड कर रहा है? वापस सुनो। कहता है अगर बिजनेस में कोई लायबिलिटी है तो कैपिटल का जो साइज होगा वो संपत्ति से ज़्यादा होना चाहिए। अब मुझे एकदम से मैं ब्लैंक हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। अच्छा, अब अपन याद करें A बराबर L प्लस C होता है।
है ना। अब जैसे इसने बोला बिजनेस में कोई लायबिलिटी है, मानो अपन एक 5 रुपए की लायबिलिटी रख लेते हैं। अब कैपिटल आप कुछ भी मान लो, फॉर एग्जांपल 10 रुपए मान लो, तो आपका असेट कितना होगा, 15 रुपए। ये मैंने डमी फिगर की मदद से, अब मुझे समझाने में आसान लगेगा। इसने बोला यदि बिजनेस के अंदर कोई लायबिलिटी है, हाँ है, तो स्वामी की जो कैपिटल है वो संपत्ति से ज्यादा होगी। कैसे होगी? असेट्स का टोटल किसी भी हालत में इसकी अगर उपस्थिति है, देखो अगर ये जीरो है, बात समझना मैथ्स वाइज, अगर ये जीरो है तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ऐसा कहता कि लायबिलिटी की अनुपस्थिति में पूंजी संपत्ति के बराबर होगी, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर मान लो लायबिलिटी 10 रुपए की है तो ये 10 + 10 20 होगा। तो यूं समझो कि यहां से सही कथन क्या बना कि लायबिलिटी की उपस्थिति में असेट्स हमेशा कैपिटल के साइज से ज्यादा होगी। और इसका लॉजिकल रीजन ये है कि 10 रुपए अगर आपने यहां से लिया, 10 रुपए व्यापार के स्वामी से लिया, तो व्यापार में संपत्तियां 20 रुपए की होंगी। तो ये जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा है, मैंने इसके ऊपर खाली एफ लिखा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब श्री एक्स से नकद में खरीदा गया, इसे श्री एक्स के खाते में क्रेडिट किया जाएगा, ये तो साफ ही फॉल्स है। क्योंकि अगर हमने श्री एक्स से, इसको बोलना चाहिए था माल नकद में खरीदा, हमने अगर माल खरीदा तो इसकी जो एंट्री होती है वो होती है परचेज डीआर, और अगर हमने नकद दिया तो हमारा कैश गया। उधार सौदे में हमें फिर भी व्यक्ति के नाम की जरूरत पड़ती है, नकद सौदे में तो हमने पैसा दे दिया, बात खत्म। तो एक्स के खाते में क्रेडिट किया जाना चाहिए, गलत है। तो मतलब दोनों कथन क्या है, फॉल्स है। अभी कह रहा है पहली बात दोनों कथन सही है, ये कह रहा है कि एक कथन सही है, मैं कह रहा हूँ दोनों ही कथन असत्य हैं। तो इसका आंसर बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो ये इस तरह से क्वेश्चन है ना। तो आप समझ रहे होंगे कि ये रूटीन से थोड़े अलग तरह के क्वेश्चन है, पर इतने मुश्किल कतई नहीं है। जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ कि अभी तो कुछ ज़्यादा ही हो गया कि जिस समय मैं पढ़ाने आता हूँ तो उस समय कुछ चिड़ियाएँ भी आ जाती हैं पढ़ाई करने के लिए, मानती भी नहीं है। खैर, लेखांकन की परिभाषा से उसके निम्नलिखित कार्य उभरते हैं। ये कह रहे हैं कि अकाउंट्स का आपका अभी डेफिनेशन देखेंगे तो उससे कुछ काम निकल के आएंगे, जैसे हिंदी में वर्गीकरण, निर्वचन, दर्ज करना, संक्षिप्तीकरण। इंग्लिश में निकल के आएगा क्लासिफाइंग, इंटरप्रिटेटिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग। अब ये कह रहा है कि इन कार्यों का सही अनुक्रम क्या है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहले तो हम सौदों को दर्ज करते हैं, हमें पता है कि सबसे पहले दर्ज करते हैं, और दर्ज करने का कार्य या तो जर्नल में होता है या सब्सिडियरी बुक्स में होता है। अच्छा, दर्ज करने के बाद क्या होता है, हम उन्हें खाते वाइज डालते हैं। सेल के एंट्री सेल्स खाते में, राम के एंट्री राम खाते में, हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं, यानी वर्गीकरण करते हैं। तो उसके बाद हमारा लेजर के अंदर क्लासिफिकेशन का काम होता है। और जब हमारे लेजर बन जाते हैं, सारे खाते बन जाते हैं, तो हम उनके बैलेंस निकालते हैं, समराइजिंग करते हैं, है ना। समराइजिंग के तहत अपन ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट बनाते हैं। क्योंकि लेजर बहुत बड़ी होती है, हमें उसे 1 पेज या 2 पेज पे लाना होता है, तो उसके लिए हम ट्रायल बैलेंस और कहें फाइनल अकाउंट बनाते हैं। और उसके बाद लास्ट में आके ये काम होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। हम जो हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, वगैरह वगैरह, इस तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा, सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग दर्ज करते हैं, तो 3 से शुरू होगा, ये दोनों कट गए। दर्ज करने के बाद रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन होगा, यानी 3 के बाद 1, यानी ये भी सही है। और इसके बाद पहले समराइजिंग होती है, जो पहले 4 आएगा, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन होगा, तो इसका आंसर ए रहा। ठीक है। तो अगेन मैं ज्ञान मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये कुछ नहीं है, ये एक क्वेश्चन को मर्ज करके बनाया हुआ क्वेश्चन है। आप समझ रहे बात। मैं आपको कहना ही चाहता हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक उस आदमी की तरह है कि एक आदमी है, उसके हाथ में क्या, लालटेन है। लालटेन पुराने ज़माने की चीज़ होती है, उस आदमी के हाथ में लालटेन है, और लालटेन से वजह से क्या होता है कि उसको केवल अगले 3-4 कदम ही दिखाई दे पाता है। मतलब लालटेन से बहुत कम रोशनी होती है, समझ लो छोटा टॉर्च, अगर आपने लालटेन नहीं देखी है तो उससे उसको क्या 3-4 कदम ही दिखता है। उसको जाना है बहुत लंबा, 100 कदम मान लो, तो वो क्या है, अब ये सोच के घबरा रहा है कि यार इस लालटेन की रोशनी से तो मेरे को 3-4 कदम ही दिखता है।
तो मैं वहाँ 100 कदम तक पहुँचूंगा कैसे? तो आप भी समझ रहे हो कि वो क्या गलती कर रहा है। उसको कहो चल तो सही, जैसे ही तो 3-4 कदम चलेगा तो अगले 3-4 कदम का रास्ता फिर दिखेगा, फिर चलेगा तो 3-4 कदम का रास्ता और दिखेगा, और ऐसे तो पहुंच जाएगा। इसी तरह ये जो मैच वाले क्वेश्चन होते हैं, एट ए टाइम आपको केवल एक पॉइंट को मैच करना रहता है। कई बार उससे ही बात बन जाएगी, नहीं तो एक और पॉइंट को मैच करना है। तो वो बस कुछ नहीं है कि कुछ क्वेश्चनों को ऐसे मिक्स करके आपको दे दिया गया है ना। तो इतना मुश्किल नहीं होता है, तो हवा मत बनाइए। हाँ ठीक है, करने जैसे क्वेश्चन है, करेंगे बिल्कुल अभी 40 क्वेश्चन, और अगर आप कहोगे नीचे तो मैं ऐसे 4-5 वीडियोस बना दूंगा, स्टैटिस्टिक पे, बिजनेस इकोनॉमिक्स पे, बिजनेस स्टडीज़ पे, आप जिस पे कहोगे। मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ दे रखा है प्रीपेड सैलरी, हिंदी इंग्लिश जिसमें आप कंफर्ट हो। प्रीपेड सैलरी दे रखा है, सैलरी दे रखा है, पेटेंट राइट दे रखा है, बैंक दे रखा है, सामने आर्टिफिशियल पर्सन, रियल, नॉमिनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो मैं समझ गया ये टाइप ऑफ अकाउंट्स वाला क्वेश्चन है। जो प्रीपेड सैलरी होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। वो प्रीपेड सैलरी का क्या मतलब है कि हमने किसी पर्सन को सैलरी एडवांस में दी है, यानी किसी पर्सन को दी है, तो वो ये खाता मतलब किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो आपका ए जाके 4 के साथ मैच हो गया। और आप मेरी बात मानो, मैं इन दिनों में मैं न जाने कितनी बार कह चुका कि मैं A4 होते ही बाकी देखता भी नहीं हूं, मैं तो मिलाने की कोशिश करता हूँ। A1 ये कट गया, ये कट गया, A4 अभी ये थोड़ी मेरी परीक्षा लेगा। इसके बाद है सैलरी। सैलरी अकाउंट में, सैलरी अकाउंट एक खर्चा है तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है, तो सैलरी अकाउंट नॉमिनल होता है। तो मेरा बी जाके 3 के साथ मैच हो गया। मैं फिर देखा कि क्या पता आप काम हो जाए, तो बी 3 के साथ काम हो गया। अब मैं इसको देखूंगा भी नहीं, अगर मेरे पास समय कम है तो मैं बी पे गोला भरूंगा और मेरा आगे बढ़ जाऊंगा। हाँ मेरे पास समय है तो मैं जल्दी तो नहीं कर रहा हूं, तो मैं देखूंगा क्या C2। अब मैं इधर से देखता हूं कि C2 क्या बोल रहा है, मैं क्यों दिमाग लगाऊं, इसको देखूं ये क्या बोल रहा है, फिर मैं गले उतरता है या नहीं। C2 पेटेंट राइट खाता। पेटेंट राइट खाता आपका रियल अकाउंट होता है, तो बिल्कुल सही बात है। आपके चाहे टेंजिबल असेट्स हों जो दिखाई देते हैं, या पेटेंट राइट जैसे इनटेंजिबल असेट्स हों जो नहीं दिखाई देते हैं, ये रियल अकाउंट कैटेगरी में आते हैं, ये सही है। इसके अलावा बैंक, बैंक एक पर्सन है, कैसा, आर्टिफिशियल पर्सन। तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इसके बाद के कैसे मिले, अब तो मैं अभी तो समझा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम में तो मैं थोड़ा फास्ट करता। मेरा सी जाके 2 के साथ मैच हुआ, और मेरा डी जाके 1 के साथ मैच हुआ, और ये ऑप्शन मेरे को पूरा पूरा यहाँ दिखाई देता है, तो मेरा बी ऑप्शन है, फिर गोला भर देना। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आसान आसान क्वेश्चन है। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन ऑब्वियस ही बात है जो हमारे ऐप पे क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है उसके अंदर से ही लिए हैं मैंने, बट उनमें से कुछ टेबल वाले क्वेश्चन ले लिए क्योंकि मेरे को ये वीडियो स्ट्रिक्टली टेबल वाला क्वेश्चन बनाने थे। लेखांकन प्रक्रिया में मूल अनुक्रम को सर्वोत्तम रूप में वर्णित किया जा सकता है। द बेसिक सीक्वेंस इन द अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो आपका जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, या जो कहें अकाउंटिंग साइकिल होता है, अब मैं कुछ नाम पढ़ता हूँ, इससे क्या शब्द दिए हैं, ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्री, सोर्स डॉक्यूमेंट, लेजर अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस। मुझे ये पता है कि ट्रायल बैलेंस हमेशा लेजर के बाद होता है। अच्छा, सबसे पहले ट्रांजैक्शन होता है, फिर सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। तो अब मैं अगर इसको लिखूं, देखो मैं एक बार ये जो मैंने 5 शब्द पढ़े ना, मैं बताता हूँ। सबसे पहले कोई चीज़ होती है उसे अपन बोलते हैं ट्रांजैक्शन या इवेंट, कुछ होता है। ठीक है, कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। तो सबसे पहले वो होता है, उसके बाद उससे रिलेटेड एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, उसके बाद जर्नल एंट्री होती है, फिर लेजर पोस्टिंग होती है, और फिर आपका ट्रायल बैलेंस होता है। हो सकता है ये जनरल एंट्री की जगह सब्सिडरी बुक्स बोल दे, लेकिन देखो एंट्री करना, एंट्री या तो आप जनरल में करोगे या आप सब्सिडियरी बुक में करोगे, पर उससे पहले दर्ज किसे करोगे, पहले कुछ होना तो चाहिए ना। तो उसे अपन बोलते हैं हिंदी में व्यवहार या घटना, और फिर उस व्यवहार या घटना का जो सबूत होता है, जैसे अपन प्रमाणक भी बोलते थे, वाउचर, सोर्स वाउचर, कि जैसे आप परचेज करोगे तो आपको सामने वाला एक इनवॉइस देगा, आप बैंक में पैसा जमा कराओगे तो वो एक जमा रसीद का एक हिस्सा आपको ठप्पा लगा के देगा। ठीक है, हम किसी को पेमेंट करेंगे तो सामने वाला हमें रसीद देगा। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो कागजी डॉक्यूमेंट, वो सोर्स वाउचर है। ठीक है, उसके बेस पे व्यापार में पहले अकाउंटिंग वाउचर तैयार होते हैं। अकाउंटिंग वाउचर इन्होंने मिस कर दिया, तो अकाउंटिंग वाउचर के बाद फिर उसकी जर्नलाइजिंग होती है,
फिर लेजर पोस्टिंग होती है और फिर ट्रायल बैलेंस होता है। सीक्वेंस देखें तो ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट, जर्नल एंट्री, इसमें देखो इन्होंने गड़बड़ कर दी इसलिए गलत हो गया। ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही है, इसका सी आंसर हो गया। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये जो क्वेश्चन होते हैं सत्य असत्य वाले, इसको तो मैं वैसे ही हमेशा मानता हूँ कि इससे आपके 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं। कोई कौन सा कथन सत्य है, एक तो ये इंप्लाइड है कि इसमें से 3 असत्य हैं, 3 फॉल्स हैं, और जो लिखा हुआ है वो फॉल्स है, तो उससे हम थोड़ा सेंस ले सकते हैं कि ट्रू क्या था। जैसे उपार्जन अवधारणा का तात्पर्य नकद आधार पर लेखांकन है, ये फॉल्स है। देखो अकाउंट करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है कैश बेसिस। कैश बेसिस कहता है कि पैसा आए तो लिखो, पैसा जाए तो लिखो, वरना मत लिखो। और एक होता है आपका अक्रूअल बेसिस। अक्रूअल बेसिस को अपन मर्केंटाइल बेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कह रहा था कि अक्रूअल बेसिस का तात्पर्य कैश बेसिस होता है, तो नहीं, ये दोनों में तो बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट लिखा है फॉल्स लिखा है। पेटेंट राइट जो है वो रियल अकाउंट नेचर का है, ये बिल्कुल ट्रू है, ये भी 2 मिनट पहले भी आया था। पेटेंट राइट हालांकि इंटेंजिबल असेट्स है बट रियल इन नेचर। अच्छा, इसके बाद क्या है? लेखांकन में केवल व्यापारिक लेन देन की रिकॉर्डिंग शामिल है, सुनने में सही लगता है, लेकिन यहाँ शब्द क्या दिया रखा है? लेखांकन। देखो आपने एक अंतर पढ़ा होगा, एक वर्ड होता है बुक कीपिंग और एक होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो होता है वो बड़ा वर्ड है ना, मतलब रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये सब अकाउंटिंग में हो जाता है। तो ये कहना कि अकाउंटिंग में केवल रिकॉर्डिंग होती है, तो ये फॉल्स हो गया। वैसे तो मेरा आंसर अगेन मैं कहूँगा कि कौन सा कथन सत्य है, ट्रू मुझे मिल गया, लेकिन आजकल वो वाले क्वेश्चन का भी तो फैशन चल रहा है ना, पहला और चौथा सत्य है, दूसरा और तीसरा सत्य है, तीसरा और चौथा सत्य है, तो फिर मेरे को इसलिए एक बार पूरा करना पड़ेगा। अल्पकालीन लेनदार लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता नहीं है। यूज़र, हमारे अकाउंट्स के इंटरनल यूज़र भी होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र भी होते हैं। क्रेडिटर जो होता है वो एक्सटर्नल यूज़र है, वो इस बात में रुचि लेता है कि हम कितनी क्रेडिट परचेज करते हैं, हमारे क्रेडिटर का साइज़ क्या है, हमारा करंट रेशो क्या है, लिक्विड रेशो क्या है, उसमें उसका इंटरेस्ट होता है। तो इन्होंने कहा कि जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर है वो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है? तो मेरे को तो पता लग गया कि इसके अंदर जो बी वाला स्टेटमेंट है वो सही है, बाकी सारे इन्होंने गलत सलत लिख रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? अगेन ट्रू फॉल्स पहचानना है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, बैंक अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, गलत है। आपको बस पता होना चाहिए, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको याद है, अब तो आप एग्जाम में ही जा रहे हो, आपको याद ही है, पर फिर भी बैंक अकाउंट जो होता है वो पर्सन होता है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, तो ये जो लिखा है वो तो फॉल्स हो गया। कैश अकाउंट इज़ अ पर्सनल अकाउंट, ये भी फॉल्स है। कैश एक असेट है, रियल असेट है, तो कैश जो है वो आपका रियल अकाउंट कैटेगरी में आता है। कैश अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस, ये सही है। आप कभी भी देखेंगे आपका जो कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट फिर भी डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस दिखा सकता है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट सिचुएशन हो सकती है, लेकिन कैश अकाउंट में आपका पैसा होगा तो खर्च करोगे। ठीक है, जैसे कई बार आदमी ये सोचता है कि सर अपने पास कई बार पैसा नहीं होता है तो भी तो अपन खर्च कर देते हैं, सही बात है, लेकिन ये बात सही नहीं बोलोगे ना कि हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि सर पैसा आता भी नहीं है पर हमारे पास पैसा चला जाता है या हम पैसा दे देते हैं। नहीं, जैसे आप समझो आपके पास अगर 80,000 रुपये आया है, मैं नहीं कह रहा हूँ कमाया है, मैं आया की बात कर रहा हूँ, अगर आपका 80,000 रुपये आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जेब से 80,000 ही तो दे सकते हो, यानी जो आप पे करोगे वो आप 80,000 ही तो करोगे या कम करोगे। तो आपका कैश अकाउंट हो सकता है जीरो बैलेंस दिखावे, या तो फिर वो पॉजिटिव बैलेंस दिखाएगा या जीरो बैलेंस दिखाएगा, नेगेटिव बैलेंस नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस, ये ट्रू है। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज अ नॉमिनल, नहीं, अगर हम किसी को प्रीपेड करते हैं कि जैसे हमने इंश्योरेंस कंपनी को प्रीपे किया, पहले से एडवांस दिया, तो मतलब हमने किसी पर्सन को पैसा एडवांस दिया, जो कि रियल पर्सन, नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, हमने किसी पर्सन को पैसा दिया, तो प्रीपेड अकाउंट जो है वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका जो नेचर हुआ वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हुआ,
तो ये जो लिखा हुआ है कि नॉमिनल अकाउंट है, इंश्योरेंस अकाउंट नॉमिनल है, लेकिन प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, तो ये वाला फॉल्स हो गया। तो मेरे को तो ट्रू चाहिए था, तो ट्रू मेरा सी आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करें। हिंदी में पढ़ते हैं एक बार। पाने वाले को डेबिट करें, देने वाले को क्रेडिट करें। तो ये तो मुझे याद आ गया यार, अकाउंट्स के 3 गोल्डन रूल होते हैं। पाने वाले के पास वैसे सही शब्द होता है पाने वाले पर्सन को डीआर करें और देने वाले पर्सन को सीआर करें, तो ये पर्सनल अकाउंट का रूल होता है। ठीक है। अगेन मैं बार बार आपको कहूंगा, आप बोर होंगे, लेकिन A3 से ही मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता क्या? A3, यहाँ A3 है, यहाँ A3 है, यहाँ B3 है, ये तो कट गए। अब लड़ाई बच गई इसमें। ये मैं इसलिए भी बोलता हूँ कि अब अगर मान लो कि सर मुझे आगे मिलाना नहीं आ रहा, तो मैं ऐसे क्वेश्चनों में एडवाइस करता हूँ कि आपको तुक्का लगाना चाहिए। यानी आपको नहीं आ रहा तो भी कॉइन आपकी जेब में अलाउ नहीं करेंगे। वो कॉइन होता तो कॉइन उछाल के जो आता उस बेस पे मैं ए, हेड आया तो ए, टेल आया तो बी लगा देता। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब आप 2 में तुक्का लगा रहे हो तो आपके 50% चांस हो जाते हैं सही होने के। तो ऐसे में अगर क्वेश्चन के अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का लगाना ही चाहिए, फिर तो कोई बात ही नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है फिर तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। एंड में तो गोले बस धमाधम भर दो भले बिना देखे, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो। लेकिन नेगेटिव मार्किंग है तो अगर जैसे 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो, बेधड़क गोले लगाने चाहिए या कहें तुक्के लगाने चाहिए। 1/3 नेगेटिव तक भी इन 2 में से तुक्के लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें माइनस होने के चांस इतने हैं और प्लस हो जाने के चांस इतने हैं, इसलिए। खैर, जो आता है इसमें सही वर्ड होता है जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। ये रियल अकाउंट का रूल है। ये वास्तविक खाते का नियम है कि जो वस्तु वास्तव में आती है उसे डीआर करो और जो वस्तु वास्तव में जाती है उसे सीआर करो। तो आपका बी के साथ आपका 1 कनेक्ट हो गया। तो B1 ये दे रखा है, देखो, है ना। इससे पहले क्या मैच हुआ था? A3 मैच हुआ था, ये मैच हुआ था, अब ये भी मैच हो गया। अब तो वैसे 2C आएगा। सारे खर्चों को डीआर करना चाहिए, सारी हानियाँ डीआर करनी चाहिए और सारे लाभों को क्रेडिट करना चाहिए। ये नॉमिनल खाते का रूल है। तो आपका C2 के साथ जाके मैच हो गया, C2 के। तो कुल मिला के आपका आंसर ये C रहा। ठीक है। होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आप बात समझ पा रहे हैं। मेरी कमेंट्री अच्छी नहीं लग रही हो तो फिर आप बस स्क्रीन पॉज करके, अब जैसे स्क्रीन पॉज कर लिया, खुद ही क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या पुस्तक पालन की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बुक कीपिंग? अब बुक कीपिंग, पुस्तक पालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को पुस्तक पालक कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जो बंदा बुक कीपिंग करता है उसे अपन बुक कीपर कहते हैं, ये बात सही है। यह एक लेखा प्रणाली का रिकॉर्डिंग चरण है, ये भी सही है। जो बुक कीपिंग होती है वो बिल्कुल प्राइमरी स्टेज होती है जहाँ पे सबसे पहले रिकॉर्डिंग की जाती है, चीज़ों को दर्ज किया जाता है। पुस्तक पालन के लिए किसी कौशल की आवश्यकता नहीं है। अब ये थोड़ा किसी शब्द जो है ना वो थोड़ा वर्ड अजीब है। ये बात सच है कि जैसे एक शब्द है बुक कीपिंग और एक वर्ड है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए एक्सपर्ट लेवल नॉलेज चाहिए। इसके लिए आपको बेसिक या टेक्निकल थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो चल जाएगा, या बेसिक वर्ड ही लिख देते हैं। लेकिन आप ये कहो कि नहीं बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग में तो दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये बिल्कुल बात सही नहीं है। यानी किसी भी कौशल की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मेरे को अगर ऐसे डर लगता है तो मैं इसको होल्ड पे छोड़ देता हूँ, मैं चौथा पढ़ देता हूँ। क्या पता ये चौथा जो है वो बिल्कुल ही मेरे को समझ, यह प्रकृति में विश्लेषणात्मक नहीं है बल्कि ये लिपिकीय गतिविधियों को संकलित करता है, ये बात सही है। मतलब बुक कीपिंग जो होता है वो उसका नेचर जो होता है वो क्लैरिकल नेचर का होता है, क्लर्क लेवल का काम होता है कि पैसे आए तो यहाँ एंट्री कर दे, रसीद काट दे, यहाँ एंट्री कर ले। तो उसमें बेसिक लेवल की बुद्धि की ज़रूरत होती है। पर ये कहना कि किसी प्रकार की बुद्धि की ज़रूरत नहीं होती तो ये तो गलत हो गया, है ना, इसलिए फॉल्स है। बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी स्किल। ये जो एनी वर्ड है ना ये थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्ड हो गया, तो इसलिए इसका आंसर सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक फर्म की पूंजी उधार लेने से कम हो जाती है। सोचो कि अगर हमने किसी से उधार लिया तो स्वामी की कैपिटल कम हो जाएगी? नहीं,
हाँ, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगी, लॉस होगा तो कैपिटल कम होगी, ड्राइंग होगी तो कैपिटल कम होगी, लेकिन ये जो लिखा हुआ है उससे तो नहीं होगा, तो ये जो कथन है वो फॉल्स है। ठीक है। जब स्वामी की पूंजी में कोई बदलाव नहीं होता है तो यह व्यापार में हानि का संकेत है। मान लो किसी की कैपिटल पहले 5 लाख थी और अभी भी कैपिटल 5 लाख है 1 साल बाद, तो क्या है इसका मतलब लॉस है? कैपिटल वहीं खड़ी है तो क्या मतलब लॉस है? नहीं। इसके बाद है नाम मात्र खाते झूठे लेन देन को संदर्भित करते हैं। नॉमिनल अकाउंट रेफर्स टू फॉल्स ट्रांजेक्शन, ये बात तो गलत है। झूठे लेन देन तो हमारे व्यापार में झूठ जैसी चीज़ तो होती नहीं है। हाँ, व्यापार में खर्चा होता है, इनकम होती है, तो हम उन्हें नॉमिनल अकाउंट्स के थ्रू दर्ज करते हैं, लेकिन खर्चे कोई झूठ नहीं है, इनकम कोई झूठ नहीं है, तो ये जो लिखा है ये फॉल्स है। वास्तविक खाते किसी व्यवसाय की संपत्ति से संबंधित है, ये ट्रू है। आपके जो रियल अकाउंट होते हैं, बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, गुडविल अकाउंट, ये जो अकाउंट है ये आपके असेट से रिलेटेड होते हैं और ये रियल होते हैं। हाँ, तो इसके अंदर ये वाला जो डी स्टेटमेंट है वो ट्रू है, बाकी तीनों फॉल्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कॉलम 1 की मदों को कॉलम 2 की मदों से सुमेलित कीजिए। पहला दे रखा है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मैं आपको वैसे ही बताऊं, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी सूचना महत्वपूर्ण हो सकती है यूज़र के लिए, उसे हमें बुक्स में शामिल करना चाहिए। एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूज़र दैट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन अकाउंट्स। तो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है, हिंदी इंग्लिश में आप पढ़ लो, जैसे एक फर्म द्वारा बार बार एक ही पद्धति का उपयोग, दिवालिया वाला पॉइंट, संपत्ति। हाँ, किसी मद या घटना के महत्व को ध्यान में रखना। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट रिलेट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ एन आइटम और इवेंट। ठीक है, जो भी घटना यूजर के डिसीजन को प्रभावित कर सकती है, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट शुड बी रिकॉर्डेड। ठीक है, तो आपका ए जैसे हो गया 4 के साथ कनेक्ट। अच्छा, मान लो मुझे ये नहीं आता, मैं तो तैयारी के साथ आया हूँ, पर मान लो मुझे नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं बी के साथ मिलाने की कोशिश करता। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये क्या कहता है कि हमारा व्यापार इनफाइनाइट लंबी पीरियड तक चलेगा, हमारा बिजनेस को क्लोज करने का कोई इरादा नहीं है, बिजनेस को कट शॉर्ट करने का कोई इरादा नहीं है। यानी हम ये नहीं मान के चलते कि हमारी फर्म दिवालिया होगी, हम ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। एन इन अप्रोप्रिएट अजम्पशन ऑफ फर्म बीइंग बैंकरप्ट, हम बर्बाद हो जाएंगे, जल्दी ही हमारा व्यापार ठप होने वाला है, ऐसा हम नहीं मान के चलते, बल्कि हम फेयरली लॉन्ग पीरियड तक चलेंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो ये आपका हो गया B2। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि आपने किसी असेट्स को जिस वैल्यू पे ख़रीदा है उस वैल्यू पे उसे लिखो, भले ही आज उसका बाज़ार में भाव कम हो गया हो या बढ़ गया हो, हमने उस असेट्स को पाने के लिए जो पैसा खर्च किया है उसे रिकॉर्ड करो। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है ये बेसिकली हमारे असेट को रिकॉर्ड करने में काम आता है। अ नॉर्मल बेस यूज्ड फॉर अकाउंटिंग असेट्स, असेट्स की अकाउंटिंग करने में बेसिकली हमारे को हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट काम में आता है। C3 हो गया, वैसे तो ABC के बाद D बचा और 4 2 3 के बाद D1 बचा। ठीक है, फिर भी D1 मिलाएं। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कहती है कि अगर हमने एक बार जिस पॉलिसी का चुनाव कर लिया, हमें बार बार उसी पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर हमने स्टॉक वैल्यूएशन के लिए फीफो मेथड चुन लिया तो हमें अगले साल भी फीफो मेथड चुनना चाहिए। अगर हमने मान लीजिए डेप्रिसिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड को चुन लिया तो हमें आगे भी स्ट्रेट लाइन मेथड को चुनना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हमें कहता है द सेम अकाउंटिंग मेथड यूज बाय फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक जाते समय हमें उसी कॉन्सेप्ट या कहें उसी पॉलिसी को यूज़ करना चाहिए। कुछ खास दशाओं में ही हमें पॉलिसी में परिवर्तन करना चाहिए। तो A4 है, फिर B2 है, फिर C3 है और D1 है। तो मुझे A के अंदर ये मिल गया, तो मैं इसका आंसर A लगाऊंगा। ठीक है, चलिए, टफ क्वेश्चन था थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस कॉन्सेप्ट वाला आया है। कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी, कंजर्वेटिज्म, डिस्क्लोजर। तो इसमें मुझे जैसे कंजर्वेटिज्म बहुत आसान लगता है। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फ्यूचर में अगर लॉस होने वाला है तो
उसका बंदोबस्त करो, उसकी रिकॉर्डिंग करो, और फ्यूचर में अगर प्रॉफिट या गेन होने वाला है तो उसे रिकॉर्ड मत करो, ठीक है। अब कंजर्वेटिज्म का मुझे पता है, तो ये मेरा पहले के साथ मैच हो गया कि नुकसान का अनुमान लगाया जाता है। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में नुकसान का अनुमान लगाया जाता है और अग्रिम रूप से हिसाब लगाया जाता है, लेकिन लाभ जब तक वसूल नहीं हो जाता तब तक उसका कोई लेखा नहीं किया जाता। लॉस आर एंटिसिपेटेड एंड अकाउंटेड इन एडवांस बट प्रॉफिट आर नॉट अकाउंटेड। तो जैसे मुझे मान लो ये 4 में से एक ही आता था, तो मेरा जैसे 3 है, वो 3 एक के साथ कनेक्ट हो गया। देखो इससे मेरा कितना काम बन जाएगा। 3A है, यहाँ पे 3A है, ये दोनों कट गए। अगेन तुक्का लगाने वाली स्थिति तो उत्पन्न हो गई है, बस मुझे अब चांस लेना है। अब भगवान मैं चाह रहा हूँ कि इनमें से कोई मुझे, जैसे कंसिस्टेंसी है, मैंने भी पढ़ लिया कि सर कंसिस्टेंसी में हमें बार बार अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। मैंने जैसे ये पढ़ लिया जल्दी जल्दी आंखों में, सभी प्रासंगिक, अभी आप पढ़ के सुनाऊंगा तो बोर होंगे। एक इकाई में, हाँ ये वाला सही है ना, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या कहती है कि एक इकाई में लेखांकन प्रक्रियाओं को अवधि से अवधि तक समान रूप से पालन किया जाना चाहिए। अकाउंटिंग प्रोसीजर इन एन एंटिटी शुड बी फॉलोड यूनिफॉर्मली फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, मतलब बार बार हमें चेंज नहीं करना चाहिए। तो पहले के साथ आपका सी जम गया, तो पहले के साथ आपका सी यहाँ बन गई बात, तो मैं ये मेरा आंसर लगा दूंगा। अच्छा, इसके साथ अब मैं देखता हूँ सेकंड के साथ डी जमता है क्या। कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम इस साल की अपने अकाउंट्स को पिछले साल के अकाउंट से कंपेयर कर सकें, या अपनी फर्म के अकाउंट्स को दूसरी फर्म के अकाउंट के साथ कंपेयर कर सकें। जब हम दूसरी फर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो उसे इंटर फर्म कंपैरिजन कहते हैं, और जब हम पिछले साल के अपने ही खातों से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो उसे इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहते हैं। तो कंसिस्टेंसी की वजह से, जब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो तो आपके खाते कंपेरेबल बनते हैं, क्योंकि आपने पिछले साल भी वही पॉलिसी अपनाई थी, इस साल भी वही अपनाई थी। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने से ही वो कंपेरेबल रहते हैं। और खातों की जो गुण है, मतलब जो आप बुक्स बनाते हो उसमें एक फीचर कंपेरेबिलिटी का होना चाहिए कि एक इकाई की विभिन्न अवधियों और एक अवधि के विभिन्न संस्थाओं के लेखांकन विवरण एक ही लेखांकन सिद्धांतों और प्रक्रियाओं पर आधारित होने चाहिए। इसको आप बात समझना। कंपेरेबिलिटी यानी तुलना आप कब कर पाओगे, अगर हम खुद से तुलना कर रहे हैं। जैसे मैं अभी 2026 पे खड़ा हुआ, मैं तो 2025 में मैंने अगर सेम पॉलिसीज ली थी और 2026 में मैंने सेम पॉलिसी ली थी, तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह मेरी जो फर्म है, सपोज एक्स फर्म, अगर आपको उसे वाई फर्म से कंपेयर करना है तो ज़रूरी है कि वाई फर्म ने भी उसी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का पालना किया हो और मैंने भी उसी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का पालना किया हो, तो फिर कंपेरेबिलिटी प्रॉफिट की या बाकी चीज़ों की हो सकती है। तो कहता है कि एक व्यापार की अलग अलग अवधियां 2025 वर्सेस 2026 और विभिन्न संस्थाओं एक्स फर्म और वाई फर्म अगर सेम अकाउंटिंग प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, सेम लेखांकन उसको फॉलो करेंगे, तो आपके अकाउंट्स में कंपेरेबिलिटी बनी रहेगी। और डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, या फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको, कि हमें अपने यूज़र से कोई इन्फॉर्मेशन छुपानी नहीं चाहिए। हमें जो भी महत्वपूर्ण बात है वो उस अपने यूज़र को बता देनी चाहिए। तो डिस्क्लोजर का मतलब क्या है कि जितनी भी प्रासंगिक मतलब रेलेवेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उन्हें हमें शॉर्ट में प्रस्तुत करना चाहिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू डिस्क्लोज करना चाहिए। आंसर मैं पहले ही बता चुका, आंसर सी हो गया। हाँ, अगेन ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड कॉमर्स, यूके ट्रिपल एससी, असिस्टेंट अकाउंटेंट और भी कॉमर्स के बहुत सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ है जो कुछ स्टूडेंट्स को रोक रही है और वो है बजट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारा फुल वीडियो कोर्स MCQ क्वेश्चन बैंक, सैम्पल पेपर सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार 500 रुपये देना या 1000 रुपये देना या 2500 रुपये देना उनको मुश्किल लगता है।
कॉमर्स पॉइंट अब उसका सॉल्यूशन लेके आया है। हमने लॉन्च किया है हमारा नया इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इसमें आप मात्र 100 रुपये देकर किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं और 100 रुपये में आप हमारा फुल कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे सारे वीडियो, सारे थ्योरी नोट्स, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, सारे सैम्पल टेस्ट, मतलब उस कोर्स में जितना कंटेंट है वो आप 1 महीने तक एक्सप्लोर कर सकते हैं मात्र 100 रुपये देकर। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई डेमो लेक्चर्स का लफड़ा नहीं है, आप पूरा का पूरा कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। तो अब आप कॉमर्स पॉइंट ऐप, हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, वो भी मात्र 100 रुपये में। जब आप हमारे ऐप पे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। आपको जो कोर्स लेना है आप उस पर जाइए। फॉर एग्जांपल आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर वाला कोर्स है वो लेना है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, सिंपली क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद इसका प्राइस आ गया। जैसे इसका प्राइस वैसे 999 रुपये है, पर 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्जेस और 1009 रुपीज़ का कोर्स है। ये हमारा MCQ क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अब आपको पहले कंटेंट क्या है, वैसे कंटेंट आपको ऊपर ऊपर से देखने को मिलता है कि भाई इसके अंदर पेपर 1 है जिसमें 308 वीडियो हैं, 289 फाइल्स हैं, पेपर 2 है इसमें 204 वीडियो हैं, 328 फाइल्स हैं। लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता कि वीडियो क्या हैं, उनकी क्वालिटी कैसे है। अगर हमने किसी लेक्चर को अनलॉक कर रखा है तो बच्चा देख पाएगा, पर कई बार 1 या 2 लेक्चर से भी उसको क्वालिटी का आइडिया नहीं होता कि किस तरह के MCQ हैं। तो अब उसका सोल्यूशन ये है कि आप सिंपली इसके नीचे जाइए, वहाँ पे आप पूरा कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आप इंस्टॉलमेंट ले देना चाहें जो कि मात्र 100 रुपये से स्टार्ट है, तो वहाँ पे आप पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करते हैं तो आपका पहला स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट शो हो रहा है 110 रुपये। बेसिकली इंस्टॉलमेंट 100 रुपये है, अगेन 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज है जो कि एक बार लगता है, ठीक है। और उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट भी बहुत छोटी छोटी हैं। तो इस तरह से 5 महीने में, फॉर एग्जांपल इसकी 5 इंस्टॉलमेंट है, तो आप 5 महीने में इसे परचेज़ कर लेंगे। हमारे हर कोर्स की वैलिडिटी मिनिमम 1 साल तो है ही है, और वो सब पे लिखी हुई होती है। तो आप आराम से इसे जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सेफ तरीका कोशिश की है हमने, ताकि एक बच्चे में जो हेजिटेशन होता है ऐसा कोर्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। 100 रुपया एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, उससे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप बने रहिए। इसमें ऑटो डेबिट सिस्टम भी नहीं होता, आप पे करेंगे तो पे होगा, नहीं पे करेंगे तो ऑटोमेटिक भी नहीं कटता, ठीक है। तो ये पूरा आपके ऊपर है कि 1 महीने के बाद आप कंटिन्यू रखना चाहते हो या कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। था नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य सत्य है? तो ट्रू फॉल्स की पहचान करनी है। रोकड़ लेन देनों के अलावा अन्य सभी व्यवहारों को जनरल में लेखा किया जा सकता है। तो ये बात मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि मेरे को दिमाग में एकदम से आया कि सर जनरल, जस्ट अ मिनट, बाप रे कैसे पढ़ाई करूँगा। जनरल, जस्ट, अरे यार, जहाँ से आप 11 शुरू करते हो तो आपको लगता है जनरल में आप सारे सौदे दर्ज करते हो, है ना। उसके बाद एक सब्सिडरी बुक्स का टॉपिक भी आता है। सब्सिडरी बुक्स में क्या होता है कि अगर आपका ट्रांजैक्शन कैश का है तो वो कैश बुक में जाएगा, और उसके अलावा बाकी सबके लिए होती है परचेज बुक, जिसको आप परचेज जनरल बोलते हो, सेल बुक यानी सेल जनरल बोलते हो। तो ये जो लाइन है ना, वो इस कॉन्टेक्स्ट में लिखी हुई है कि कैश ट्रांजैक्शन के अलावा बाकी सारे व्यवहारों को जनरल में लिखा जाता है। एक और बात ऐसे बताऊं, अगर आप कभी टैली की पढ़ाई करोगे ना, तो टैली में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में टैली करोगे ना, तो वहाँ पे कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट के लिए अलग वाउचर होते हैं। उसके अलावा बाकी सबके लिए वहाँ पे आपका बाकी सबके लिए जनरल ट्रांजैक्शन होते हैं। तो ये मेरे को लगता है ये सही लिखा हुआ है। फिर भी मेरे को लगा, डर लगा, तो मैंने इसको होल्ड पे छोड़ दिया। खाता बही सहायक बही का एक अंश होता है, गलत है। सब्सिडरी बुक अलग चीज़ है, लेजर उसके बाद बनती है, और लेजर बिल्कुल अलग चीज़ है। तो ये जो लिखा हुआ है ये फॉल्स लिखा हुआ है। क्रय बही में उधार या नकद दोनों प्रकार के क्रय लिखे जाते हैं, ये भी फॉल्स है, क्योंकि मुझे पता है कि परचेज बुक में केवल क्रेडिट परचेज होती है, ये नहीं होता। रोकड़ बही के बैंक कॉलम का हमेशा डीआर शेष होता है, ऐसा भी नहीं होता है। कैश बुक का जो बैंक कॉलम है वो डीआर शेष या सीआर शेष दिखा सकता है, ओवरड्राफ्ट दिखा सकता है, तो ये फॉल्स है। तो ये तीनों फॉल्स हैं।
और फिर ये वाला सही है जो मैं कह रहा था कि कैश ट्रांजैक्शन के अलावा बाकी सारे ट्रांजैक्शंस का जनरल में लेखा किया जा सकता है। इसकी यहाँ जनरल का सेंस है परचेज जनरल, सेल्स जनरल, परचेज डन जनरल, सेल रिटर्न जर्नल। परचेज में एक बात बताता हूँ, परचेज बुक के दो तीन नाम है। एक जैसे परचेज बुक तो नाम है ही है, इसका एक नाम परचेज जनरल हो सकता है, और इनको डे बुक भी बोलते हैं क्योंकि डे टू डे इनको मेंटेन किया जाता है। तो कैश बुक के अलावा ये सबको कंबाइनली जो सात हैं उनको आप जनरल कह सकते हो। फिर उसका सब डिवीज़न होता है। तो 13 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, एक आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कभी आप ऑप्शन लेते हैं तो कभी कभी जैसे एक तो होता है सही और एक होता है ज़्यादा सही, तो आपको ज़्यादा सही वाले को चुनना है। ठीक है, और इसी तरह अगर असत्य वाक्य की पहचान करना हो तो एक तो जो आपको थोड़ा गलत लग रहा हो पर वो थोड़ा सही भी हो सकता है, और एक जो बिल्कुल गलत लग रहा हो तो आपको बिल्कुल गलत को चुनना चाहिए, है ना। तो सत्य में आपको जो ज़्यादा सत्य लग रहा है वो चुनना चाहिए, और जो असत्य बोले उसमें जो ज़्यादा असत्य लग रहा है वो चुनना चाहिए। ठीक है, इनमें से कौन तलपट के मिलान पर प्रभाव नहीं डालेगा? आपका पहला बात करें, पहले में लिखा है 10,000 रुपए की उधार क्रय की राशि लेनदारों के खाते में 1,000 रुपये से कर दी गई। अब मुझे एकदम से समझ में नहीं आया, तो आप इसे रेक्टिफिकेशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि आपने 10,000 का उधार माल खरीदा और आपने क्रेडिटर के खाते में 1,000 रुपये लिखा। तो मतलब अगर मैं इसको आपको समझाऊँ, होनी चाहिए थी एंट्री परचेज टू क्रेडिटर 10,000 से, लेकिन आपने क्रेडिटर के खाते में मतलब केवल 1,000 रुपये लिखे। ऐसा नहीं है, एंट्री में तो क्या आपने पूरे लिखे होंगे, लेकिन जब आपने क्रेडिटर के खाते में पोस्ट किए तो आपने 1,000 पोस्ट किए। जब इसका सुधार होगा तो आपको ऐसी एंट्री करनी पड़ेगी, सस्पेंस टू क्रेडिटर। क्रेडिटर के खाते में जो आपने जितने कम क्रेडिट किए उतने आपको क्रेडिट करने पड़ेंगे, सस्पेंस टू क्रेडिटर। इनमें से कौन तलपट के मिलान पर प्रभाव नहीं डालेगा? अब आप समझो, अगर आपकी किसी भी रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस आता है, यानी किसी सौदे का सुधार किसी अशुद्धि का सुधार करते समय अगर आपको सस्पेंस लिखना पड़ रहा है तो उसका मतलब है उस अशुद्धि ने तलपट को प्रभावित किया होगा। मैं फिर दोहराता हूँ, अगर आपकी किसी रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस अकाउंट लिखना पड़ रहा है तो उस अशुद्धि ने तलपट पे प्रभाव डाला होगा। इसने यहाँ पे पूछा किसने प्रभाव नहीं डाला होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है डाला होगा, इसने डाला होगा। आगे बात करते हैं, जिस ग्राहक से रुपए प्राप्त हुए उस ग्राहक के खाते को डीआर कर दिया गया। तो सपोज करो हमें एक्स से पैसे मिले और हमने एक्स को क्रेडिट करने के बजाय डीआर कर दिया। इसका कहने का मतलब ये है कि हमने ये कर दिया। तो जब मैं सुधार करने जाऊंगा तो मैं उस पर्सन को क्रेडिट करूंगा, ऊपर एंट्री आएगी सस्पेंस। सपोज उसने मुझे 10,000 रुपये दिए थे तो मैं ये एंट्री 20,000 रुपये से करूँगा। किसी समझ ही नहीं आ रहा है। हमें एक्स से 10,000 मिले थे, हमें एक्स को क्रेडिट करना चाहिए था, क्रेडिट करने के बजाय हमने उसे डीआर कर दिया। तो बाद में सुधार करते समय हमें एक्स को डबल राशि से सीआर करना होगा। लेकिन मुद्दे की बात मत भूलना कि चूंकि इस एंट्री में सस्पेंस आ रहा है मतलब इस अशुद्धि ने तलपट पर प्रभाव डाला होगा। नेक्स्ट, विक्रय पुस्तक का योग 1,000 रुपये ज़्यादा लगा दिया, मतलब ये जो सेल बुक है उसकी जोड़ मान लीजिए 51,000 आनी चाहिए थी, हमने 52,000 लगा दी। तो हमारी इस गलत टोटलिंग की वजह से सेल्स खाता ज़्यादा सीआर हो गया। जब मैं इसका सुधार करूँगा तो सेल टू सस्पेंस एंट्री बनेगी। मैंने सेल बुक की टोटल गलत लगा दी, ज़्यादा लगा दी, तो सेल्स खाता गलत हो जाएगा। मैं सेल्स खाते को सुधारूंगा, इसका आंसर होगा सेल टू सस्पेंस। और इस एंट्री में भी सस्पेंस आ रहा है तो इसने भी मेरे तलपट के मिलान को प्रभावित किया होगा, इसने भी प्रभाव डाला होगा। अब चौथा, एक प्रविष्टि की खतौनी खाता बही में 2 बार कर दी गई।
इसे आप यूँ समझो कि सपोज़ करो हमने राम को माल बेचा, हमने एंट्री राम टू सेल इसे राम के अकाउंट में भी 2 बार लिख दिया और हमने इसे सेल्स के अकाउंट में भी 2 बार लिख दिया। यानी अगर सपोज़ करो कि हमें 10,000 रुपये की एंट्री करनी थी तो राम के अकाउंट में हमने 10,000 करके मतलब एक तरह से 20,000 रुपये चढ़ा दिए और सेल खाते में भी 10,000 करके 20,000 रुपये चढ़ा दिए। इसका जब आप सुधार करोगे तो इसकी एंट्री समथिंग इस तरह की लगेगी, सेल टू राम। और चूंकि इस एंट्री में, इस सुधार प्रविष्टि में सस्पेंस की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब इसने तलपट को प्रभावित नहीं किया होगा। तो ये वाला जो लास्ट चौथा ट्रांजैक्शन है, इस वाले ट्रांजैक्शन ने हमारे ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं किया होगा। तो टफ क्वेश्चन था, मैंने लिए भी हैं रेक्टिफिकेशन के इसलिए क्वेश्चन, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आए। अगेन ऐसे ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि उचंती खाते के माध्यम से सुधारी जाएगी? कौन सी गलती को सही करने में आपको सस्पेंस की ज़रूरत पड़ेगी? पहला है, विशाल को 1,000 रुपये की क्रय वापसी दर्ज नहीं की गई, तो ये एरर ऑफ ओमिशन है, भूल की अशुद्धि है। हम माल हमने वापस किया, हमने उसको रिकॉर्ड भी नहीं लिया, तो हम इसकी एंट्री कर देंगे विशाल टू परचेज रिटर्न। विशाल टू परचेज रिटर्न, इस एंट्री में हमें सस्पेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी। विशाल को 1,000 रुपये की परचेज रिटर्न को हमने सेल्स रिटर्न के माध्यम से दर्ज कर दिया कि सर इसमें क्या हुआ, हमने माल वापस किया था, तो ये मैटर हमें परचेज रिटर्न बुक में लिखना चाहिए। मान लो वो हरे कलर का रजिस्टर है, हमें उसे हरे कलर के रजिस्टर में चढ़ाना चाहिए था, उसे हमने लाल कलर के रजिस्टर में चढ़ा दिया। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इसको समझाऊँ, आपको एंट्री करनी चाहिए थी विशाल टू परचेज रिटर्न, लेकिन गलत रजिस्टर पिक करने की वजह से आपने एक तरह से एंट्री कर दी सेल्स रिटर्न टू विशाल। तो अब ये होगा कि परचेज रिटर्न को CR करो, सेल रिटर्न को CR करो और ऊपर आएगा विशाल। इस तरह से आपको सुधार प्रविष्टि करनी होगी, लेकिन इसमें भी आपको सस्पेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे शब्दों में, पुराने शब्दों में कहूँ कि इस अशुद्धि ने तलपट को प्रभावित नहीं किया होगा, इस अशुद्धि ने भी तलपट को प्रभावित नहीं किया होगा। थर्ड है, परचेज रिटर्न बुक का योग 1,000 रुपये से कम लगाया गया। जैसे परचेज रिटर्न बुक है, हमने XYZ को माल वापस किया, जोड़ हमें लगानी चाहिए 17,000, 17,000 की जगह हमने जोड़ लगा दी 16,000। तो परचेज रिटर्न बुक का जोड़ गलत लगाओगे तो परचेज रिटर्न अकाउंट प्रभावित होगा। हम बाद में फिर परचेज रिटर्न को CR करेंगे और सस्पेंस को DR करेंगे। यानी इस एंट्री को सुधार करते समय आप उचंती खाते की मदद लोगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है। इससे पहले वाले क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो ये वाली अशुद्धि ने आपके तलपट के मिलान को प्रभावित किया होगा। क्यों किया होगा बताऊँ? इन्होंने परचेज रिटर्न बुक की जोड़ गलत लगा दी, मतलब जो XYZ के अकाउंट है जिनको हमने माल वापस किया वो तो ओके हैं, लेकिन हमने परचेज रिटर्न के अकाउंट में गलत पैसा लिख दिया, कम पैसा लिख दिया, तो फिर आपका ट्रायल बैलेंस लंगड़ा जाएगा, मैच नहीं होगा। अच्छा, विशाल को 1,000 रुपये की क्रय वापसी को आपने 100 रुपये से रिकॉर्ड किया, तो माल हमने रिटर्न किया 1,000 का, एंट्री करी 100 रुपये की, हिसाब की अशुद्धि हो गई, तो 900 रुपये से एंट्री हम कर देंगे विशाल टू परचेज रिटर्न। 100 रुपये से रिकॉर्ड कर दिया, जैसे ही हम 900 रुपये से और रिकॉर्ड करेंगे तो अशुद्धि का सुधार हो जाएगा, लेकिन इस एंट्री में भी हमें सस्पेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल थर्ड वाले सौदे में हमें सस्पेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से पूंजीगत व्यय क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है, पहचानिए। नई संपत्ति को प्राप्त करने के लिए वकील को भुगतान किया गया शुल्क, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। सपोज़ करो आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी और प्रॉपर्टी मान लो 40 लाख का सौदा है, आपने उस समय ब्रोकर को 2 लाख रुपए दिए, 3 लाख रुपए रजिस्ट्री पे हुए, 50,000 रुपये आपने वकील को दिए, ये सब प्रॉपर्टी के कॉस्ट में जुड़ जाएंगे, इन सब खर्चों को कैपिटलाइज किया जाएगा। अच्छा, मशीन के मेंटेनेंस पे जो खर्चा होता है, हमारे पास कोई मशीन है उसका हम मेंटेनेंस करते हैं, तो वो जो खर्चा होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और पुरानी खरीदी गई संपत्ति को उपयोग योग्य बनाने हेतु की गई मरम्मत का खर्चा, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सपोज़ करो हमने एक बाइक खरीदी सेकेंड हैंड,
हमने एक सेकेंड हैंड बाइक 50,000 की खरीदी और उसके ऊपर 20,000 का काम कराया ताकि वो बढ़िया चल सके। तो किसी असेट्स को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चा किया जाता है पहली पहली बार, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो इसने पूछा व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, फर्स्ट एंड थर्ड। पहले ऑप्शन में फर्स्ट एंड सेकंड है। यूं भी कर सकते हो कि ये वाला सेकंड तो जहाँ जहाँ है हटा दो, जैसे इसमें था हटा दो, फर्स्ट और थर्ड, ओनली फर्स्ट ओनली थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका आंसर डी रहेगा, है ना, डी आंसर रहेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अस्थगित राजस्व व्यय कौन से हैं, मतलब वो रेवेन्यू खर्चा कौन सा है जिसे हम डेफर करेंगे। तो अगर किसी खर्चे कोई रेवेन्यू खर्चा है, देखो ये सबको पता है रेवेन्यू खर्चे का लाभ हमें केवल चालू वर्ष में मिलता है, कैपिटल खर्चे का लाभ हमें 1 साल से ज़्यादा समय मिलता है, और डेफर रेवेन्यू का मतलब होता है तो वो खर्चा रेवेन्यू नेचर का, लेकिन उसका फ़ायदा हमें 1 से ज़्यादा साल तक मिलता है, लेकिन उससे किसी असेट्स का निर्माण नहीं होता, तो हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में नहीं रख सकते। जैसे एक पुरानी मोटर कार को उपयोग योग्य बनाने के लिए उसकी मरम्मत पर भारी खर्चा किया गया, तो यहाँ हमने कार पे खर्चा किया है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ जाएगा। सेकंड, हमने एक नई मशीन की स्थापना पे भारी व्यय किया, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जाएगा, इंस्टॉलेशन पे जो खर्चा हुआ। एक प्रोडक्ट की सेल के लिए हमने विज्ञापन पे भारी खर्चा किया, ये आपका डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने 6 लाख रुपए खर्च कर दिया और 4 साल के तक आपका विज्ञापन होता रहेगा, तो आपको इस खर्चे का बेनिफिट अगले आने वाले 4 साल तक मिलेगा। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस वैसे रेवेन्यू होता है, पर इसका बेनिफिट आपको चूंकि आगे आने वाले वर्षों में भी मिलेगा, तो ये डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैटेगरी का हो गया। एक नए कारखाने की पेंटिंग पे भारी खर्चा किया गया, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपने नया कारखाना बनवाया है, पेंटिंग करवाई है, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो सी वाला जो खर्चा है, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन द एडवर्टीजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर एक बार फिर मिलान कीजिए, मौजूदा उपकरण की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया खर्चा, ऐसा खर्चा जो आपकी कैपेसिटी को बढ़ा दे या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा दे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो यहाँ पे पी वर्ड लिखा है, पी आपका जाके 4 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, P4। अच्छा, पुनर्विक्रय के लिए माल खरीदा, मतलब आपने माल को परचेज किया, तो परचेज किस तरह का एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। माल जो हम परचेज करते हैं वो रीसेल के लिए होता है, तो कंफ्यूज मत होना, आपका क्यू है वो 1 के साथ कनेक्ट होगा। एक विज्ञापन अभियान पे अपन ने खर्चा किया, उसका बेनिफिट आपको 3 साल तक मिलेगा, तो वो डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, तो आर आपका 2 के साथ कनेक्ट होगा। और कर्मचारियों को वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने पे भुगतान किया गया, चूंकि आपने कर्मचारियों को भुगतान किया तो वो रेवेन्यू नेचर है, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि कोई कर्मचारी आए और वो कहे कि सर मैं 4 साल पहले नौकरी छोड़ रहा हूँ, आप तो मेरे को पैसे दे दो, फ्री करो मेरे को, तो उससे वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, तो ये हमारे ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा आ गया। तो ये जो है ये नेचर में है तो रेवेन्यू नेचर का, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का है, तो एस आपका 3 के साथ कनेक्ट होगा। इनमें से आपको एक भी अगर अच्छे से आता था, जैसे मान लो मुझे केवल ये विज्ञापन अभियान वाला आता था, तो मेरा जो आर है वो 2 से कनेक्ट हुआ, आर 2 के साथ कनेक्ट हुआ, आर 2 के साथ कनेक्ट हुआ, तो ये तो हट गए। खैर इसके अलावा मुझे पी के साथ 4 आता है, तो यहाँ P4 है, क्यू के साथ 1 है, यहाँ है S3 है, तो इसका आंसर फिर ए रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिलान कीजिए, एक तरफ लिखा है पैकिंग मटेरियल, वेजेस एंड सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक, और दूसरी तरफ आपका लिखा हुआ है ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। तो आप देखो पैकिंग मटेरियल, सामान को जो हम पैक करते हैं, अब पैकिंग में भी वैसे 2 होता है, एक होता है प्राइमरी पैकिंग और एक होता है अट्रैक्टिव पैकिंग, तो मुझे समझ लो उसका समझ नहीं आया। फिर भी मुझे वेजेस एंड सैलरी तो पता है कि अगर वेजेस शब्द आगे आता है तो ये ट्रेडिंग में जाता है, तो पहले में मुझे डाउट रहा, पर बी के साथ मेरा 1 बैठेगा। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस मेरी बैलेंस शीट में आएगा, तो ये मेरा प्रीपेड एक्सपेंस बैलेंस शीट में आएगा, तो सी के साथ 3 बैठेगा।
ओपनिंग स्टॉक में जानता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है, तो डी के साथ मेरा 1 बैठेगा, ठीक है। तो बी के साथ भी 1 और डी के साथ भी 1 और सी के साथ 3। तो मैं तो पहले सबसे पहले C3 ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ये तो श्योर है ना, यहाँ C1 है, यहाँ C3 है, बस हो गया। मतलब बताओ, मुझे केवल इतना भी आता था ना। अब देखो B1 D1 मैच हो गए, और ये वाला तो मेन C3 तो मैच हुआ ही हुआ था। इसके अलावा मैं जिसमें कंफ्यूज हो रहा था, पैकिंग मटेरियल का संबंध इन्होंने माल के साथ, माल बेचने के साथ जोड़ा है, तो ये आपका P&L का आइटम हो गया, तो इसलिए आपका ए के साथ 2 कनेक्ट हुआ है ना। तो कुल मिला के आप समझ गए, ये आपका आंसर रहा, बी आपका आंसर रहा। इसके बाद अपन देखते हैं, ए कॉलम को बी कॉलम के साथ मिलाइए, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, असेट और लायबिलिटीज। ट्रेडिंग के साथ के अंदर क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और P&L के अंदर क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपका C1 के साथ बैठेगा, ए आपका 3 के साथ बैठेगा, और बी P&L के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो माल को बेचने में जो खर्चा होता है और जो ऑफिस का खर्चा होता है वो इनडायरेक्ट होता है, और माल को बनाने में और माल को लाने में जो खर्चा होता है वो डायरेक्ट होता है। तो C1 यहीं पे ही है, बस हो गया। वैसे तो ये सब कट गए, फिर भी C1 B2 A3, तो ए इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी 20 क्वेश्चन और करेंगे अपन। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो जैसे इन्होंने कहा कि वित्तीय विवरण पत्रों का विश्लेषण और निर्वचन लेखांकन का एक कार्य है, तो मैं बात बता चुका कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो रिकॉर्डिंग वाला काम है, रिकॉर्डिंग और लेजर पोस्टिंग, यहाँ तक बुक कीपिंग होता है, लेकिन जहाँ से फिर समराइजेशन में आपका ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये सब अकाउंटिंग में आता है। तो ये जो है वो कथन ट्रू है। फिर भी अगर आपको नहीं यकीन होता तो अभी इसको थोड़ी देर होल्ड पे छोड़ दो उसको। लाभ हानि खाता संस्था की वित्तीय स्थिति बताता है, बिल्कुल ही गलत, फॉल्स। लाभ हानि खाते से आपको शुद्ध लाभ हानि की जानकारी होती है, वित्तीय स्थिति नहीं पता लगती। ख्याति एक क्षयशील संपत्ति है, गुडविल जो है वो वेस्टिंग एसेट्स है, नहीं, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है। वेस्टिंग एसेट्स वो होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो धीरे धीरे उपयोग के साथ ख़त्म हो जाते हैं। जैसे जंगल से लकड़ी निकालोगे ख़त्म, कुएं से तेल निकालोगे ख़त्म, खदान में से कोयला पत्थर निकालोगे ख़त्म, वो होती है वेस्टिंग एसेट्स। गुडविल वेस्टिंग एसेट्स नहीं है, तो ये वाला भी कथन फॉल्स है। अच्छा, इसके बाद है चिट्ठा संस्था की वित्तीय स्थिति ज्ञात करने हेतु तैयार किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो जैसे अब मुझे पता है डी तो है वो ट्रू है, अब इसमें क्या पूछा है इसने, ऑप्शन, और उससे पहले क्या दिखा था, सही है। क्योंकि कई बार एक बोलता है गलत है, तो गलत है बोलता तो मेरा बी सी गलत होता, और ट्रू पूछेगा तो मेरा ए और डी ट्रू है। जैसे इसमें 2 ट्रू है ना। अच्छा मान लो ये मेरे को ये नहीं पता, पहला वाला नहीं पता था, तो मुझे डी तो ट्रू है, तो यहाँ पे लिखा है ए बी। अच्छा, बी मैं सरासर जानता हूँ ये गलत है, तो जहाँ जहाँ बी है वो तो हटा दो, सी भी मैं जानता हूँ, तो ये जहाँ जहाँ सी है तो इस तरह से कट गए, तो अपने आप ही निकल के आ गया आपका कि ए और डी जो है वो आपके ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वित्तीय खातों को तैयार करने के लिए आवश्यक निम्नलिखित क्रियाओं का सही क्रम क्या है। व्यापार खाता, समायोजन प्रविष्टियां करना, चिट्ठा, लाभ हानि। तो इसमें से सही सीक्वेंस क्या है, तो कम से कम मैं ये जानता हूँ बैलेंस शीट सबसे लास्ट में बनती है, और ये आपको पता होना चाहिए कि पहले एडजस्टमेंट एंट्री हो जाती है। अगर एक सीक्वेंस बात करें, जैसे जनरल हुआ, लेजर हुआ, ट्रायल बैलेंस हुआ, वैसे तो ट्रायल बैलेंस के बाद आपके फाइनल अकाउंट होते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद आपका ये ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट होता है। लेकिन इससे पहले अगर आपको कुछ एडजस्टमेंट करने हैं तो वो एडजस्टमेंट एंट्रियाँ आपको ट्रायल बैलेंस से पहले या ट्रायल बैलेंस के बाद कर लेनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आप एडजस्टमेंट एंट्रियाँ करो, एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद आप ट्रेडिंग खाता बनाओ, ट्रेडिंग खाता बनाने के बाद आप P&L खाता बनाओ, और P&L के बाद आप अपना बैलेंस शीट बनाओ। 2 1 4 3 2 1 4 3 आपका सही कोड सी होगा। होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित का मिलान करें, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए कॉलम बी के साथ,
अगर आपने क्रय पुस्तक की जोड़ को कम लगाया है तो अस्थायी खाता, दो तरफा त्रुटि, सिद्धांत की त्रुटि या हिसाब की त्रुटि। तो जब आप जोड़ ज़्यादा लगाते हैं या कम लगाते हैं, सी आर की जगह डी आर लिखते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते समय गलती करते हैं, तो वो सब हिसाब की अशुद्धियाँ होती हैं। उन सबको अपन एरर ऑफ कमीशन, उन सबको अपन एरर ऑफ कमीशन कहा करते हैं। तो ये रहा आपका, पहले के साथ आपका डी रहा। ठीक है, और देख लेते हैं। मशीन खरीदी पर क्रय खाता नाम कर दिया। आपने मशीन खरीदी मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह लिख दिया, तो इसका मतलब आपके सिद्धांत क्लियर नहीं है, एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाएगा ये। जब भी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर को पर्सनल एक्सपेंडिचर की तरह रिकॉर्ड करते हैं तो उसे सिद्धांत की त्रुटि या अशुद्धि कहते हैं। इसके बाद उचंती खाता एक टेम्पररी खाता होता है। तो आपका इससे पहले अपना फर्स्ट जाके डी से मिला था और सेकंड आपका सी से मिला था। और नहीं तो मुझे ये तो पता है ही है कि सस्पेंस अकाउंट टेम्पररी उस समय बनाया जाता है जब आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा होता और आप लेट हो रहे होते हो, फाइनल अकाउंट बनाने में देरी हो रही होती है तो। और दो या दो से अधिक खातों पर प्रभाव डाले ऐसी अशुद्धि को दो तरफा अशुद्धि या डबल साइडेड एरर कहते हैं। तो 4 का आपके साथ बी जमेगा। ठीक है, तो पहले के साथ डी रहे, 2 के साथ सी, 3 के साथ यहाँ पे ए होना चाहिए, तो ये गलत हो गया मेरा। पहले के साथ डी, दूसरे के साथ ये भी गलत हो गया। पहले के साथ डी, दूसरे के साथ सी, तीसरे के साथ ए, 4 के साथ बी। यस, लगातार सी आंसर आ रहे हैं। खैर उससे कोई मतलब नहीं, जो ऑप्शन बैठेगा सही वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धि व्यापार और लाभ हानि खाते को प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है, करेगी नहीं करेगी, नहीं से सेंस ही उल्टा हो जाता है। जैसे आपने क्रय बही का योग 500 रुपये ज़्यादा लगा दिया। अब अपन इस बात को समझो, अगर अपन से परचेज बुक का टोटल ज़्यादा लगेगा तो इसका मतलब ये है कि परचेज खाता ऊपर जाएगा, और परचेज खाता ऊपर गया तो आपका COGS ऊपर जाएगा, और COGS ऊपर जाएगा तो आपका GP नीचे जाएगा। यूँ भी समझ सकते हो कि आप परचेज खाते को ज़्यादा राशि से लिखोगे तो आपके डेबिट साइड पे लोड ज़्यादा आएगा, और डेबिट साइड पे लोड ज़्यादा आएगा तो डेफिनेटली आपका GP प्रभावित होगा, और GP प्रभावित हुआ तो NP भी प्रभावित होगा। जबकि इसको ऐसा चाहिए जो प्रभावित नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पे तो लिख दिया होगा। होगा से मतलब है मेरा ट्रेडिंग और P&L डिस्टर्ब होगा। सेकंड, मालिक ने निजी उपयोग हेतु माल लिया, उसकी प्रविष्टि नहीं हुई। अब मालिक ने निजी प्रयोग के लिए माल लिया, तो इसकी आप एंट्री करोगे तो एंट्री बनेगी ड्राइंग टू परचेस, है ना। अब ड्राइंग टू परचेस, सोचो अगर ये एंट्री हो जाती तो क्या होता। अगर ये एंट्री हो जाती तो इसका असर ये होता कि आपका परचेज कम हो जाता, और जो आप क्लोजिंग स्टॉक की गणना करते हो उसमें भी कमी आती। तो DR साइड में भी कमी आती, CR साइड में भी कमी आती, तो आपका GP अप्रभावित रहता। तो यानी ये जो है मतलब मालिक ने माल लिया, एंट्री करनी चाहिए थी, पर इन्होंने एंट्री नहीं भी करी ना, तो भी इनका मैं कहूँगा कि इनका GP जो है वो अप्रभावित रहेगा। तो ये नहीं की तरफ जा रहा है। सपोज कर लेता हूँ कि मैंने इसे आपको अच्छा नहीं समझाया। 2000 की मशीन की खरीद को आपने रिपेयर खाते में DI कर दिया। अब आपने मशीन की खरीद को रिपेयर खाते में डाल दिया, रिपेयर को आपने P&L में डाल दिया, तो इसका मतलब आपने P&L को प्रभावित कर दिया। तो ऑल दो आपने ट्रेडिंग को तो प्रभावित नहीं किया, पर आपने रिपेयर डालने से आपने P&L को प्रभावित कर दिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा थर्ड वाले पे प्रभावित होगा, P&L प्रभावित होगा। चौथे वाले में हमने सुधीर को माल बेचा परंतु सुरेश को DI किया। सुधीर को माल बेचा, सुरेश को डेबिट किया, तो समथिंग एंट्री होनी चाहिए थी सुधीर टू सेल, हमने एंट्री कर दी सुरेश टू सेल। इसका अगर आप रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाओगे तो जिसको DI करना था उसे कर दो, और जिसे गलती से DI किया उसे CI कर दो। लेकिन इस
सुधार प्रविष्टि का या इस अशुद्धि का, जैसे आपने व्यक्तिगत खातों में गलतियां करी है, सुधीर सुरेश व्यक्तिगत खातों में गलतियां करी है, तो ये वाला मैंने थोड़ा गलत समझा है, इसको मैं अलग तरीके से बताता हूँ अभी। यहाँ पे व्यक्तिगत खातों में अशुद्धियाँ हुई है, तो इससे आपका डेफिनेटली ट्रेडिंग पीएनएल प्रभावित नहीं होगा। इसका शॉर्ट आंसर ABCD है, ये शॉर्ट आंसर ये है। इस वाले को मैं दो तरह से जस्टिफाई कर सकता हूँ, पर मैं इसको अभी यूँ एंट्री करता हूँ कि आपने माल लिया और आपको ड्राइंग टू परचेज एंट्री करते हुए अपने परचेज को कम करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया, तो एक तरह से आपने अपने GP और NP को प्रभावित किया। तो मैं इसको अब इस तरफ बोल रहा हूँ कि हमने इससे अपना GP प्रभावित किया, पर शॉर्ट डी से हमारा GP NP प्रभावित नहीं होगा। यस, नेक्स्ट, मूल्यह्रास लेखांकन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, या यूं कह लो कि कौन सा कथन असत्य है। अच्छा, मूल्यह्रास एक परिशोधन व्यय है, मुझे समझ नहीं आया कि क्या बोल रहा है, छोड़ दिया। एक वित्तीय वर्ष में हानि की स्थिति में मूल्यह्रास नहीं लगाया जा सकता, ये कह रहा है कि अगर आपको लॉस होना तो आप डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते, बिल्कुल गलत बात कर रहा है। ये जो बात ये कह रहा है वो असत्य है। मेरे को मेरा आंसर मिल गया है, क्योंकि मुझे असत्य कथन की पहचान करनी चाहिए थी, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऐसी चीज़ है कि आपको चाहे प्रॉफिट में हो चाहे आप लॉस में हो, आपको डेप्रिसिएशन लगाना ही होता है। हिंदी में बोलते हैं डेप्रिसिएशन लाभों के विरुद्ध भार है, प्रभार है, इट्स अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो आपको डेप्रिसिएशन लगाना ही चाहिए। इसने कहा लॉस होने पर नहीं लगा सकते, तो असत्य है। अच्छा, डेप्रिसिएशन स्थायी संपत्तियों की लागत का संपत्ति के जीवन काल में आवंटन की प्रक्रिया है, ये बात सत्य है। जैसे अगर आपका फर्नीचर है 50,000 का और आपकी लाइफ 5 साल की है, तो हम हर साल 10,000 10,000 10,000 डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो एक तरह से हम क्या करते हैं, टेक्निकली आप समझो, हम असेट्स की जो कॉस्ट है उसे हम असेट्स की लाइफ पे प्रभावित कर देते हैं। असेट्स की कॉस्ट को 50,000 को असेट्स की जो लाइफ है 5 साल, हम उस पे अलोकेट कर देते हैं। तो ये जो कथन लिखा हुआ है ये सत्य है। मूल्यह्रास की घटती शेष विधि यानी जो WDV मेथड है, उसमें डेप्रिसिएशन और रिपेयर के लिए एक समान प्रभार का पालन किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। कि सर ये क्या लिखा हुआ है, जैसे आप कभी गौर करना, अगर आप WDV मेथड में जाओगे तो आपका हर साल डेप्रिसिएशन कम होता जाएगा, कम और कम होता जाएगा, और आपका रिपेयर का बिल हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, क्योंकि इस चीज़ पुरानी तो होती जाएगी, तो रिपेयर का बिल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। तो इनका जैसे इसमें आप समझो कि इसमें आपका डेप्रिसिएशन लगा 10,000, रिपेयर हुआ 0, इसमें आपका डेप्रिसिएशन हुआ 9,000, रिपेयर हुआ 1,000, इसमें डेप्रिसिएशन हुआ 8,000, रिपेयर हुआ 2,000। जैसे जैसे पूरी चीज़ पुरानी होगी रिपेयर ज़्यादा होगा, तो ओवरऑल जो लोड आता है, जैसे 10 और 0 10, इन दोनों का सामूहिक टोटल 10 हुआ, 9 और 1 10, 8 और 2 10। तो डेप्रिसिएशन और रिपेयर का जो जॉइंट प्रभाव P&L पर पड़ता है वो लगभग आइडेंटिकल होता है WDV मेथड में। तो ये जो बात लिखी है वो भी ट्रू है। और डेप्रिसिएशन एक इस तरह का खर्चा है कि खर्चा तो किसी एक वर्ष में हो जाता है, लेकिन अमोटाइज अपन उसे ओवर द ईयर करते हैं। जैसे फर्नीचर तो हमने किसी वर्ष में खरीदा, से 2025 में खरीदा, पर उसकी कॉस्ट को 2026, 2027, 28 इस तरह से हम डालते हैं। तो डेप्रिसिएशन एक तरह से अमोटाइज्ड किया जाने वाला खर्चा है। वैसे भी मेरे को मेरा असत्य कथन सेकंड लाइन में ही मिल गया था, मुझे समझाना ना होता, मैं एग्ज़ाम में होता तो मैं इसका बी पे गोला लगा के आगे बढ़ चुका होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हास्य योग्य संपत्ति का अप्रचलन किसके द्वारा उत्पन्न हो सकता है। एक वर्ड होता है ऑब्सिलेंस या ऑब्सलीट होना। कई बार आपकी असेट जो है वो ऑब्सलीट हो जाती है। अब इसका क्या मतलब है कि उसके अंदर वैसे कोई खराबी नहीं है। जैसे कोई मशीन है, वो ठीक है, वर्किंग कंडीशन में है, लेकिन वो आउटडेटेड हो गई। ऐसा क्यों हो सकता है? अगर वाकई में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो आपकी जो मशीन है वो ऑब्सलीट हो जाएगी। आपके पास कीपैड वाला नोकिया मोबाइल था, अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन एकदम से आपका टच स्क्रीन वाला आया, और टच स्क्रीन आते ही कीबोर्ड वाला अच्छा खासा होते हुए भी आउटडेटेड हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई। इसी तरह से
उत्पादन विधियों में अगर सुधार हो गया, पहले आप सिगड़ी पे खाना बनाते थे, फिर आप स्टोव पे बनाने लग गए, मतलब आपका उत्पादन की विधि में सुधार हो गया, तो भी आपकी जो असेट है वो ऑब्सोलीट हो जाएगी। अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए बाज़ार की डिमांड में परिवर्तन हो गया, तो भी आपकी अच्छी खासी चीज़ ऑब्सोलीट हो जाएगी। जैसे हो सकता है आपका रेडियो का स्टॉक पड़ा हो, पर अचानक मान लीजिए कि बाज़ार में लोग टीवी की तरफ और कंप्यूटर की तरफ जाने लग गए, तो रेडियो को जो बनाने वाले इक्विपमेंट थे वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, क्योंकि अब आप रेडियो कोई खरीद ही नहीं रहा, रेडियो की डिमांड ही ख़त्म हो गई, तो उनको बनाने वाले जो मशीनें हैं वो भी ऑब्सोलीट हो जाएगी। इसी तरह से वैधानिक या अन्य प्रतिबंध, हो सकता है कि आपकी फैक्ट्री में चिमनी हो, चिमनी से धुआं निकलता हो, धुएं वाली चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, तो आपकी अच्छी खासी मिल, अच्छी खासी फैक्ट्री एक तरह से ऑब्सोलीट हो जाएगी। तो ये सारे ही रीज़न, ये सारे ही चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपकी असेट ऑब्सोलीट हो जाती है और अपनी वैल्यू खो देती है। तो इसका आंसर ये आएगा, उपरोक्त 1 2 3 4 ये सारे के सारे रीज़न हैं जिसके चलते आपकी असेट्स ऑब्सोलीट हो जाया करती है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। वो कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। एक तरफ टर्मिनोलॉजी है, एक तरफ असेट्स के नाम है। अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, प्राइस राइज और डिप्लीशन, ये मैं आराम से बता सकता हूँ। डिप्लीशन ये यूज़ होता है वेस्टिंग एसेट्स के लिए, ऐसी एसेट्स जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने अभी बताया, उनको आप जैसे जैसे खाली करते जाओगे वो ख़त्म होती चली जाएगी। तो जैसे मान लो अभी आप एक बार के लिए मुझे ही देख लो, मैं जब वीडियो शुरू किया तो एक एनर्जी का लेवल था और अभी एनर्जी का लेवल घट रहा है, तो वो क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है। तो आपका तेल का कुआं में से तेल निकलता जाओगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डिप्लीट होती जाएगी। और ऐसी असेट्स के लिए डेप्रिसिएशन लगाने के लिए टर्म यूज़ होती है वो है डिप्लीशन, रिक्तीकरण। रिक्तीकरण मतलब रिक्त होना, खाली होना। अमोर्टाइजेशन, जनरली ये जो शब्द होता है वो इनटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज़ होता है। इनटेंजिबल एसेट्स को हम अमोर्टाइज करते हैं, और हमारी जो फिजिकल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स जो हमें दिखाई देते हैं, उनके लिए अपन डेप्रिसिएशन टर्म यूज़ करते हैं। और एक लैंड ही ऐसी है, एक ऐसी एसेट्स है जिस पे हम डेप्रिसिएशन जनरली नहीं लगाते हैं क्योंकि एक तो लैंड की लाइफ इनफाइनाइट होती है, और चूंकि उसकी लिमिटेड सप्लाई है इसलिए उसकी प्राइस अक्सर प्राइस राइज होता है। तो बाकी सब में हमें डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है, एक लैंड लिमिटेड रिसोर्स होने की वजह से एप्रिसिएशन देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप मिलाएंगे तो आपका ए जो है 4 के साथ बैठा, ए 4 के साथ यहाँ है, बस यही है। तो बस यही मेरा आंसर है बी। इसके अलावा और देख लीजिए, B2 था, बी क्या था, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे, C1 था प्राइस राइज लैंड के मामले में, और डिप्लीशन आपके ऑयल वेल या इसकी जगह वेस्टिंग एसेट्स वर्ड होगा, हिंदी में इसके लिए क्षयशील संपत्तियां शब्द होगा। बी इसका आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा वाक्य सत्य है? ख्याति एक काल्पनिक संपत्ति है, फिक्टिशियस एसेट्स है, ये फॉल्स है। क्लोजिंग स्टॉक वेस्टिंग एसेट्स है, तो क्लोजिंग स्टॉक रियल टेंजिबल एसेट्स है, ये भी फॉल्स है। ओपनिंग प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर एक करंट एसेट्स है, ये गलत है क्योंकि ये फिक्टिशियस एसेट्स है। और पेटेंट एक इंटेंजिबल एसेट्स है, तो ये वाला ट्रू है। पेटेंट जो होता है वो इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, कोई कोई ये भी कहता है कि सर पेटेंट में भी तो हमें कोई कागज़ दिखाई देगा, लेकिन पेटेंट हुआ, सॉफ्टवेयर में भी आपको सीडी हो सकता है दिखाई दे, लेकिन उस सीडी के अंदर क्या है वो नहीं दिखाई देता। तो पेटेंट, सॉफ्टवेयर, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ये सारे के सारे इंटेंजिबल असेट्स हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा वाक्य सत्य नहीं है? वास्तव में जो अशुद्ध ऋण यानी जो बैड डेट्स होते हैं, उनको बैड डेट्स के प्रोविज़न से एडजस्ट नहीं किया जाता, तो ये फॉल्स है।
होता क्या है कि हमारी जो बैड डेट्स होती है, हम बैड डेट्स की एंट्री ये करते हैं, बैड डेट्स टू डेटर। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो नेक्स्ट एंट्री हम करते हैं P&L टू बैड डेट्स। अगर हमारे पास कोई प्रोविज़न नहीं है तो हम इस एंट्री की तरफ जाते हैं, और या फिर हम ये एंट्री करते हैं PBD टू बैड डेट्स। अगर हमारे पास पुराना प्रोविज़न है तो हम बैड डेट्स को PBD के साथ एडजस्ट करते हैं। इसने कहा हम एडजस्ट नहीं करते तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हुआ, फॉल्स। इसके बाद बैड डेट्स की जो राशि है वो PBD से ज़्यादा हो सकती है, हो सकता है कि हमने 10,000 का प्रोविज़न बनाया हो और बैड डेट्स हमारे 15,000 हो जाए, हो सकता है। इसी तरह से सी पॉइंट में लिखा है बैड डेट्स PBD से कम हो सकते हैं, ये भी सही है। हो सकता है कि हमने प्रोविज़न 10,000 का बनाया हो और बैड डेट्स 7,000 ही हो, तो ऐसा हो सकता है। बैड डेट्स पे जो प्रावधान है वो आर्थिक चिट्ठे में दायित्व की तरह दिखाया जाता है, या तो डेटर के शेष में से घटाकर दिखाया जाता है, ये भी सही है। PBD को अक्सर हम डेटर में से माइनस करके दिखाते हैं, और कुछ लोग PBD को लाइब्रेरी साइड में भी दिखा सकते हैं, तो ये बात ट्रू है। तो नीचे के तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, या कह लो नॉट ट्रू है, तो इसका आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करंट एसेट्स? अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल मतलब डेटर और BR, तो डेटर और BR ये आपके करंट एसेट्स के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बैंक लोन फॉर 1 ईयर, 1 ईयर देख के आपको करंट एसेट लग सकता है, लेकिन बैंक लोन ये तो आपकी करंट लायबिलिटी है। सैलरी पेमेंट इन एडवांस प्रीपेड है, तो ये आपका करंट एसेट्स है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ये आपका फिक्टिशियस एसेट्स है, तो आपका जो फर्स्ट और सेकंड है वो करंट एसेट्स हैं, तो 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खाते के लिए अंतिम प्रविष्टि नहीं की जाती? अंतिम प्रविष्टि यानी क्लोजिंग एंट्री, फाइनल एंट्री। जैसे सैलरी, जब हम सैलरी देते हैं तो सैलरी टू कैश एंट्री होती है, तो ये तो होता है सैलरी को पुस्तकों में लिखना। फिर एक वर्ड होता है अपलेखन, हम सैलरी को राइट ऑफ करते हैं, तो सैलरी आएगा नीचे और P&L आएगा ऊपर, P&L टू सैलरी। ये हमने क्या किया, इसको बोलते हैं सैलरी को राइट ऑफ करना, वेतन का अपलेखन करना। और ये एंट्री को क्या कहते हैं, ये किस तरह का एंट्री है, ये है आपकी अंतिम प्रविष्टि। अंतिम प्रविष्टि के आधार पे ही अंतिम खाते बनते हैं। इसी तरह से जो बैड डेट्स होता है तो उसकी एंट्री होती है बैड डेट्स टू डेटर। ये तब की एंट्री है जब पैसा डूबता है तब। उसके बाद हम बैड डेट्स खाते को राइट ऑफ करते हैं, P&L या PBD की मदद से हम हमारे बैड डेट्स खाते को राइट ऑफ करते हैं, तो इसके लिए भी अंतिम प्रविष्टि होती है। अच्छा, डेटर के लिए कोई अंतिम प्रविष्टि नहीं होती है, और फिर इसलिए डेटर हमें बैलेंस शीट में दिखाई देता है। जिनकी अंतिम प्रविष्टियाँ होती हैं अक्सर वो ट्रेडिंग P&L में चले जाते हैं। ड्राइंग जब हम करते हैं, ओनर ड्राइंग करता है, तो इस तरह की एंट्री होती है ड्राइंग टू कैश, और फिर ड्राइंग खाते को राइट ऑफ करते हैं, तो ड्राइंग खाता कैपिटल खाते में चला जाता है। तो पहली, दूसरी और चौथे केस में अंतिम प्रविष्टि होती है, लेकिन डेटर खाते के लिए कोई अंतिम प्रविष्टि नहीं होती, तो C इसका आंसर रहेगा। प्रारंभिक लेखा प्रविष्टि, ओपनिंग एंट्री क्या होती है, जैसे आप समझो आपके पास ये बैलेंस शीट है, कब का, 31 दिसंबर 2025 का। इधर असेट्स हैं, मान लेते हैं 25 लाख के, और इधर लायबिलिटीज़ हैं 15 लाख के, और कैपिटल है 10 लाख का। तो 1 जनवरी 2026 को यानी साल के पहले दिन हम एक एंट्री करेंगे, उसमें जितने भी असेट हैं उनको एक एक करके DR करेंगे, जितने भी लायबिलिटीज़ हैं उनको एक एक करके CR करेंगे, और अंतर की राशि को कैपिटल मानेंगे। तो ओपनिंग एंट्री साल के पहले दिन होती है, उसमें सारी संपत्तियों को क्रेडिट, गलत लिखा,
सारी संपत्तियों को डीआर किया जाता है, सारे दायित्वों को सीआर किया जाता है और अंतर की राशि कैपिटल होती है। तो ये तीनों बातें सही है। सारे असेट डीआर होते हैं, सारे लायबिलिटी सीआर होते हैं और अंतर की राशि कैपिटल को दिखाती है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन यही होता है कि ए इक्वल टू एल प्लस सी, उस हिसाब से अंतर की राशि कैपिटल मानी जाती है। तो बी जो पॉइंट लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। ओपनिंग एंट्री से ये ए गलत प्रिंट हो गया है, मैं सही कर दूंगा। बी इसका आंसर है फॉर श्योर, इसका आंसर बी है। ठीक है, नेक्स्ट एक बार फिर अपन को मिलान करना है। एक तरफ है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, फिर है रीवैल्यूएशन रिजर्व, फिर है ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक है जनरल रिजर्व। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्यों बनाते हैं? ताकि हम डिविडेंड की इक्वल रेट मेंटेन कर सकें। तो यानी इस रिजर्व का एक खास मकसद है, वो है डिविडेंड की इक्वल रेट को बनाए रखना। तो जिस संचय का एक खास मकसद होता है उसे विशिष्ट संचय बोलते हैं। तो ये आपका स्पेसिफिक रिजर्व है। तो आपका जो W है वो 4 के साथ जाके कनेक्ट होगा। इसके बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये कैपिटल नेचर का होता है। तो आपका X जो है वो फर्स्ट के साथ जाके कनेक्ट होगा। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी असेट, अगर आप असेट को खर्चे की तरह मानोगे तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, आपके लाभ कम हो जाएंगे। तो ऐसी हरकतें करना जिससे आपकी संपत्तियां छुपें, जिससे आपके लाभ कम हो जाएं, तो उनसे सीक्रेट रिजर्व का निर्माण होता है। तो ये जैसे कोई आदमी मशीन खरीदे और मशीन को खरीद के बैलेंस शीट में दिखाने के बजाय P&L में डाल दे, तो इसका मतलब वो अपनी एसेट्स को छुपा रहा है, प्रॉफिट्स को घटा रहा है, वो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर रहा है। और जो जनरल रिजर्व होता है वो रेवेन्यू नेचर का हुआ करता है। तो जेड आपका 1 के साथ कनेक्ट होगा। जेड ये 1 लिखने में आ गया, ये 3 है रेवेन्यू रिजर्व, जेड आपका। ठीक है, तो सबसे पहले आपका W जो है वो 4 के साथ कनेक्ट हुआ, ये गया, ये रेस में है। इसके बाद X आपके 1 के साथ बनेगा। तो W4 ये सही लग रहा है, W4 X1 Y2, Y क्या था? कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना, Y2 और Z3 बिल्कुल सही। ये वाला इसका B आंसर होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पार्टनरशिप के थोड़े क्वेश्चन हैं। कहता है कि P और Q एक फर्म में, P और Q एक फर्म में साझेदार हैं। यदि निम्न मामलों में साझेदारी समझौता मौन है। अब यहाँ पे इन्होंने पार्टनरशिप अग्रीमेंट में इन पॉइंट्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया था। इनके बाद मतलब एक तरह से पार्टनरशिप डीड जो राइटिंग में होता है वो नहीं है। P एक एक्टिव पार्टनर है, वो हर महीना वेतन चाहता है, तो ये नहीं मिलेगा इसको, क्योंकि पार्टनरशिप अग्रीमेंट के अभाव में किसी साझेदार को वेतन नहीं दिया जाता। तो ये जो चाह रहा है वो नहीं हो सकता। Q ने फर्म को लोन दिया था और वो 10% ब्याज चाहता है, तो 6% कहता तो ठीक है, ये जो चाह रहा है वो नहीं हो सकता। पूंजी के रूप में P ने 20,000 रुपये और Q ने 50,000 का योगदान दिया है। P लाभों में बराबर अंश चाहता है। तो यहाँ आपको लगता है कि P ने कैपिटल कम दी है, Q ने कैपिटल ज़्यादा दी है, तो Q को ज़्यादा मिलना चाहिए। पर अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो लाभों को बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो बिल्कुल सही, कम कैपिटल के बावजूद भी लाभ, ये जो बात कह रहा है वो सही है। अब हमें ये बताना था कि बताइए कौन सा दावा सही है। मैं कह रहा हूँ पहला दावा गलत है, दूसरा दावा गलत है, ये वाला दावा सही है। केवल X नहीं, केवल Y नहीं, केवल Z। हाँ, केवल जो Z पॉइंट के अंदर क्लेम लिखा हुआ है वो सही लिखा है, बाकी सारे के सारे क्लेम गलत हैं। समझ में आया होगा आपको। नियम कौन सा लगाना है कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू आने वाले जो नियम हैं कि पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, किसी साझेदार को वेतन नहीं दिया जाएगा, उन नियमों को ध्यान में रखते हुए वो नॉलेज अप्लाई करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? साझेदारी समझौता लिखित में होना आवश्यक है। देखो, साझेदारी संलेख
अगर आप लिखते हो तो वो लिखित में चाहिए। बाकी पार्टनरशिप का जो अग्रीमेंट है वो तो मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, तो ये वाला फॉल्स है। इसके बाद है आहरण पर ब्याज की गणना हमेशा पूरे वर्ष के लिए कुल आहरण पर की जाती है, ये भी फॉल्स है। जैसे अगर आपको बताया जाए कि महेश ने 40,000 रुपये का आहरण किया, वह आहरण पर ब्याज की दर 10% वार्षिक है, तो हमें महेश से पूछना पड़ेगा कि उसने आहरण कब किया, और अगर ये आहरण की तारीख नहीं बताएगा तो हम इससे आधे वर्ष का ब्याज लेंगे। मतलब अगर हमें ड्राइंग की तारीख एग्जैक्टली नहीं पता होती तो हम आधे वर्ष का ब्याज लेते हैं, जबकि इसने कहा है कि ब्याज की गणना हमेशा पूरे वर्ष के लिए होती है, तो ये फॉल्स हो गया। फर्म के व्यापार का संचालन सभी साझेदारों द्वारा या उनमें से किसी भी एक साझेदार द्वारा किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा 4 में जो आप परिभाषा देखोगे उसमें ये लिखा है कि साझेदारी उन व्यक्तियों का संबंध है और वो एक ऐसे कारोबार को चलाने के लिए सहमत हुए हैं जो सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म के सारे साझेदार मिलकर चलाएं, उनमें से कोई भी या कुछ भी या एक भी चला सकता है। परिवर्तनशील पूंजी विधि में साझेदारों के चालू खाते बनाए जाते हैं, गलत है। परिवर्तनशील विधि में एक ही खाता बनता है और वो है पार्टनर्स कैपिटल खाता। पार्टनर्स करंट अकाउंट इस मेथड में नहीं बनता, जबकि इसने लिखा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाए जाते हैं, ये फॉल्स है। हमें पहचानना था कि इनमें सत्य कौन सा है, तो सत्य कथन केवल जो सी वाला कथन है वही सत्य है, बाकी तो झूठ बोल रहा है हमारे से। ठीक है 5 क्वेश्चन और हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। अगेन ट्रू फॉल्स को पहचानना है। साझेदारों के चालू खाते हमेशा सीआर शेष बताते हैं, फॉल्स है। आप पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाओगे तो पार्टनर करंट अकाउंट डीआर या सीआर कुछ भी बता सकते हैं, तो पहला कथन इनका फॉल्स हो गया। पार्टनरशिप एक्ट में पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान है, नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 तो कहता है कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, और ये कह रहा है कि ऐसा प्रावधान एक्ट में है, एक्ट में नहीं है। आपको संलेख में डालना है तो आप डाल सकते हो, एक्ट में तो ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। स्थायी पूंजी खाता विधि में साझेदार के पूंजी खाते और चालू खाते दोनों बनाने होते हैं, ये ट्रू है। ठीक है, ये वाला जो मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं और पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी बनाते हैं, ये ट्रू है। साझेदारों के द्वारा पूंजी के अलावा फर्म को दिए गए ऋण की राशि पे 8% की दर से ब्याज दिया जाता है, गलत है। 6% वार्षिक। अगर कैपिटल के अलावा किसी ने कोई एडवांस दिया है, कोई लोन अमाउंट लगाया है, तो सूचना के अभाव में 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा, 8% की तो कोई बात है ही नहीं, तो ये फॉल्स है। तो हमें सत्य कथन की पहचान करनी थी, सी कथन हमारा सत्य कथन है। अच्छा, इसके बाद मैच करना है दो या दो से अधिक साझेदारों के बीच किए गए समझौते को, दो या दो से अधिक साझेदारों के बीच किए गए समझौते को साझेदारी अनुबंध कहा जाता है, ये मैच हो जाएगा इसके साथ। आपका ए जो है वो 2 के साथ मिल जाएगा। वह साझेदार जो व्यावसायिक क्रियाओं के संचालन में भाग नहीं लेता बल्कि बाहरी व्यक्तियों से व्यवहार करते समय जिसका नाम गोपनीय रखा जाता है, ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा शिथिल साझेदार या निद्रित साझेदार या स्लीपिंग साझेदार, आगे इंग्लिश में भी आएगा। तो वो ऐसे मतलब इसमें गुप्त साझेदार वाला ऑप्शन भी हो सकता था, इसकी जगह ये गुप्त साझेदार शब्द भी दे सकता था। बेसिकली स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो एक्टिवली फर्म में नहीं आता, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, चूंकि वो आता नहीं है तो उसकी पहचान दुनिया से छुपी हुई रहती है। ठीक है, तो आपका जो बी है वो 4 के साथ कनेक्ट हो गया। एक साझेदार द्वारा फर्म को कैपिटल के अलावा लोन दिया है, तो अब देखो इसमें गलती कैसे होती है, इसमें 6% यहाँ पे भी है, इसमें भी 6% यहाँ पे है, तो बच्चे को अधिकतर बस 6% याद होता है, उसे याद नहीं होता 6% महीना के 6% साल का, 6% पर एनम होता है ना, 6% पर एनम होता है। तो आपका जो सी है वो 1 के साथ कनेक्ट होगा।
साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पे किसी साझेदार के पुराने अनुपात की तुलना में यदि नया अनुपात कम हो जाता है तो इसे त्याग कहते हैं। जब पार्टनर्स के रेशो चेंज होते हैं और किसी का पहले अनुपात ज़्यादा था और अब अनुपात कम है, तो जो गैप है उसे हम त्याग का अनुपात कहेंगे, सेक्रीफाइस रेशो कहेंगे। तो इस तरह से आपका जो डी है वो डी आपका 6 के साथ कनेक्ट हुआ, तो A2 आना चाहिए, A2 है। बी के साथ 4 होना चाहिए, A2 B4, C1 A2 मैच ही नहीं हो रहे, अच्छा यहाँ पे भी तो है, मैं भूल गया, देखो A2 B4 C1 और D6, बिल्कुल। इनको तो वैसे भी C पसंद आता है बार बार, तो C इसका आंसर है, ये आंसर C हो गया। ठीक है, चलिए इंग्लिश में देख लीजिए एक बार जल्दी से। एन अग्रीमेंट मेड बिटवीन द टू और मोर पार्टनर्स कॉल्ड पार्टनरशिप अग्रीमेंट। अ पार्टनर हु डज नॉट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी बट हुज नेम इज केप्ट कॉन्फिडेंशियल while dealing with the outside person is called sleeping partner. Interest on partner's loan at the rate of 6% per annum is payable. While changing in the profit loss ratio of the partner, if the new ratio is less than as compared to the old ratio, then the difference is called the ratio of sacrifice. इसके बाद अपन देखें पुनर्मूल्यांकन पर यानी रीवैल्यूएशन पर हुए लाभ को पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने अनुपात में क्रेडिट किया जाता है। रिवैल्यूएशन पे जो भी प्रॉफिट होता है वो पुराने साझेदारों के पुराने रेशो में जाता है, ओल्ड रेशो यहाँ आएगा, तो ए के सामने ओल्ड यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपका ए के साथ 3 बैठेगा। नए साझेदार द्वारा लाई गई प्रीमियम यानी गुडविल की राशि को पुराने साझेदारों में सेक्रीफाइस के रेशो में बांटा जाता है, तो ये आपका इधर बैठेगा। नए साझेदार के एडमिशन के समय जनरल रिजर्व की राशि को पुराने साझेदारों के सीआर साइड में डाला जाता है। आपके पास जो जैसे ए और बी की फर्म है, जनरल रिजर्व है, सी प्रवेश करता है, तो जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करके पुराने पार्टनर्स के क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। इसी तरह से अगर नए साझेदार के प्रवेश के समय फर्म के चिट्ठे में P&L का DR शेष दिखाया गया हो तो उसे हम पुराने साझेदारों के DR साइड में दिखाएंगे। जनरल रिजर्व को CR साइड में बांटेंगे और P&L के DR शेष को हम पार्टनर्स के DR साइड की तरफ लिखेंगे, तो ये आपका ये रहेगा। तो इस तरह से आप मिला लीजिएगा, है ना, ये ऑप्शन दे रखे हैं, मिला लेना उस हिसाब से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रसुप्त साझेदार यानी जो स्लीपिंग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर को अपने अवकाश प्राप्त करने के संबंध में सार्वजनिक सूचना देनी पड़ती है? नहीं। अगर कोई एक्टिव पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उसे पब्लिक नोटिस देना होता है, पब्लिक को जाहिर करना होता है कि मैं जा रहा हूँ। लेकिन जो स्लीपिंग पार्टनर था जिसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं था, तो उसे ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। मेमोरेंडम रिवोल्यूशन खाता खोले जाने पे असेट और लायबिलिटीज नए मूल्य पर नए आर्थिक चिट्ठे में अंकित होते हैं, गलत बोल रहे हैं। अगर हमने मेमोरेंडम रिवोल्यूशन खाता बनाया है तो असेट और लायबिलिटीज अपनी पुरानी वैल्यूज़ पे आते हैं, गलत लिखा इसने। सारे के सारे जितने भी रिजर्व हैं, P&L हैं, रिजर्व्स हैं, वो नए साझेदार के प्रवेश होने पे लाभ हानि एडजस्टमेंट खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, गलत है। हकीकत यह है कि किसी पार्टनर के एडमिशन के समय जितने भी रिजर्व्स वगैरह होते हैं वो हम पार्टनर्स कैपिटल में डालते हैं। रिटायर होने वाले साझेदार उसके बकाया का निपटान नहीं होने की स्थिति में अपनी रिटायरमेंट के बाद भी प्रतिष्ठान में अपने लाभ के अंश का दावा कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। ये किसी को फॉल्स लग सकता है पर ये ट्रू है। मतलब समझो कि XYZ की एक फर्म है, इसमें जेड गया, इसका 10 लाख रुपए था, लेकिन हमने इसको 10 लाख रुपए अभी तक दिया नहीं है। तो जब तक आप जेड के हिसाब का निपटारा नहीं कर देते तब तक इनकी ये फर्म जो है, XY की जो फर्म है, वो जो लाभ कमाएगी उसमें जेड को हिस्सा मिलेगा। जेड को तब 2 ऑप्शन मिलेंगे, चाहे तो जेड अपनी कैपिटल पे 6% की रेट से ब्याज ले सकता है, और चाहे तो जेड अपनी कैपिटल के अनुपात में इनसे शेयर इन प्रॉफिट मांग सकता है। लेकिन ऐसा कब? जब जाते समय जेड का हिसाब नहीं हुआ हो। जब तक इसका हिसाब नहीं हो जाएगा, समझो इसकी आत्मा फर्म में अटकती रहेगी, भटकती रहेगी, और ये
लाभों का हिस्सेदार रहेगा। तो ये जो लास्ट वाला लिखा है वो सेक्शन 37 के हिसाब से बिल्कुल ट्रू है। इसमें इन्होंने अपने को ट्रू पहचानने के लिए कहा था, और जो डी वाला स्टेटमेंट है दैट इज़ ट्रू। और आज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, वसूली खाता यानी रियलाइजेशन अकाउंट अगर डी आर शेष दिखाता है तो ये एक तरह के लॉस को दिखाता है। अगर आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया डी आर साइड सी आर साइड और डी आर साइड का योग ज़्यादा आ रहा है तो इट शोज़ लॉस। बाह्य दायित्व जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होते हैं उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बाह्य दायित्व आउटसाइड लाइबिलिटीज को वसूली खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और जो आंतरिक दायित्व होते हैं जिसको हम समता या कैपिटल बोलते हैं, तो जैसे जनरल रिजर्व हुआ, पार्टनर्स कैपिटल हुआ, उसे हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करते। और अगर हम किसी बाह्य दायित्व सपोज क्रेडिटर, अगर हम क्रेडिटर को फर्नीचर उठा के दे दें तो आम दिनों में तो क्रेडिटर टू फर्नीचर एंट्री होगी अगर हम क्रेडिटर उठा के फर्नीचर को दे दें तो। लेकिन अगर फर्म का समापन हो चुका है तो क्रेडिटर भी हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया होगा, फर्नीचर भी हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया होगा। तो फिर अगर एक्सटर्नल लायबिलिटी को कोई असेट दिया जाता है तो फिर उसके लिए कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनर अगर कोई असेट लेता है तो उसकी एंट्री होती है, लेकिन किसी एक्सटर्नल लायबिलिटी को कोई असेट दी जाती है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। तो इस तरह से आप मिलाएंगे। अगर केवल पहले के साथ डी होता तो मेरा काम हो जाता क्या, पहले के साथ बी, पहले के साथ डी, पहले के साथ डी अभी तो नहीं बनेगा। बाह्य दायित्व को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया जाता है तो दो के साथ बी बनेगा, दो के साथ ए गलत हो गया, दो के साथ बी। और आंतरिक दायित्वों को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, थर्ड के साथ ए, थर्ड के साथ ए, और फोर्थ के साथ फिर सी अपने आप बच जाएगा। तो होप मैं इंसाफ कर पाया, मैं जिस भाव से कराना चाहा वो भाव से करा पाया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको इस तरह की वीडियोस की और ज़रूरत है, और अगर है तो किस सब्जेक्ट के मैचिंग वाले क्वेश्चन मैं आपको कराऊं। ठीक है।